तो संपूर्ण आधुनिक भारत का हम महारिवीजन कर रहे हैं और इसमें आज के सेशन में भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई जो विषय वस्तु है उससे जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। इससे पहले इसका एक सेशन हो चुका है जिसमें मैंने आपको काफी सारे टॉपिक कवर कराए थे। आज लगभग 100 से ज्यादा क्वेश्चन आपके होंगे जिसमें भारत की आजादी तक की जो बहुत सारे प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को मैं आप सभी के साथ यहाँ पे रखने जा रहा हूँ और उनको आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। तो 1 to 1 बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। आप सभी का काम होना चाहिए कि इत्मीनान से, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझना और उसका आंसर अटेम्प्ट करने का प्रयास करना। साथ में पेन कागज लेकर के जहां पे आपको लगता है कुछ आपको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर उठाएंगे। पिछले सेशन में काफी सारे क्वेश्चन आपके हो गए थे, अब आगे ये सारे क्वेश्चन जो हुए थे पिछला वाला सेशन यदि नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लेना। काफी सारे टॉपिक, काफी सारे पॉइंट मैंने वहां पे क्लियर किए हैं। अब ये जो कुछ भी मैं करवा रहा हूँ सारा घटना चक्र से करवा रहा हूँ। घटना चक्र आपने जिसने पढ़ी है उसके लिए बहुत आसान रहेगा क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा। और घटना चक्र खुद से एक बार जरूर पढ़नी है। घटना चक्र की बुक आपकी जो है खुद से आपको एक बार जरूर पढ़नी है। अब यहाँ पे घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है आपके, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का ही रिवीजन आपका रहेगा। चलिए ये क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया? वंदे मातरम एक पत्रिका है। देखो इससे पहले जो मैंने करवाया था लास्ट, वहां पे भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा है इसके बारे में चर्चा हमारी हुई थी कि पहला समाचार पत्र भारतीयों ने किसने प्रकाशित किया। तो भारतीयों के द्वारा प्रकाशित आपका पहला समाचार पत्र जो था ये आपका हिंदू पैट्रियार्क था, ठीक है। ये हमने कर लिया था। और किसके द्वारा प्रकाशित कराया गया था? एक पर्सन थे गंगाधर भट्टाचार्य। गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा साप्ताहिक पत्र बंगाल गजट जो शुरुआत किया गया था, बाद में हिंदू पैट्रियार्क के तौर पे ये आपका पूरा का पूरा प्रकाशित हुआ था। अब ये आपका अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था। ये कैसा था? अंग्रेजी। वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने आप को संबद्ध किया था? तो बहुत सिंपल सा मामला है इसका, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वंदे मातरम के साथ जुड़े हुए थे अरविंद घोष। ध्यान रखना है कौन जुड़े हुए थे? अरविंद घोष। कौन जुड़े हुए हैं? अरविंद घोष, ठीक है। ये आपके पत्रिकाओं से क्वेश्चन पूछता है, संपादक के तौर पे थे। ये आपको पता होगा बड़ा फेवरेट है हरिजन को लेकर के कि हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे। तो पता ही है किसने किया हरिजन? गांधी जी। गांधी जी का द्वारा जो है हरिजन आपका प्रकाशित किया गया था एक पत्रिका के तौर पे। हाँ, सभी को आवाज आ रही है? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, आवाज आ रही है ना? हरिजन के गांधी जी थे आपके, ठीक है। और गांधी जी के द्वारा एक जो है यहाँ पे ध्यान रखना है, ये अंग्रेजी में था आपका। ये पत्र तो आपका था अंग्रेजी में, ठीक है। गांधी ने हरिजन सेवक संघ भी प्रारंभ किया था, एक हरिजन सेवक संघ बनाया था। और एक गुजराती में बनवाया था हरिजन बंधु। एक पुस्तक है हरिजन बंधु, ये आपकी गुजराती में थी। ये भी गांधी जी की गुजराती, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जर्नल अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है ये प्रकाशित किया गया? तो अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया आपका अल हिलाल। याद रखना ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अल हिलाल इनके द्वारा प्रकाशित किया गया, उर्दू में प्रकाशित किया गया। और ये 1912 में इन्होंने प्रकाशित किया और बाद में इसमें 1914 में प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। तो 1912 में आपका प्रारंभ हुआ ये उर्दू में। अल हिलाल अबुल कलाम आजाद इनके द्वारा प्रारंभ किया गया। कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया? ठीक है, उर्दू का लाला लाजपत राय के द्वारा कौन सा समाचार पत्र आपका प्रारंभ किया गया था? तो ये आपका बहुत सिंपल है। लाला लाजपत राय ने जो है उर्दू का वंदे मातरम इन्होंने प्रारंभ किया था। कौन सा? वंदे मातरम। एक और है जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका उर्दू का है, ये आपका उर्दू है। एक और है आपका जो है ये अंग्रेजी में है, अंग्रेजी में। द पीपल लाला लाजपत राय के द्वारा चालू किया गया था और ये अंग्रेजी में चालू किया गया था, ठीक है। दिमाग में बैठा के रखना है। उर्दू, ठीक है। अंग्रेजी में आपका द पीपल, लाला लाजपत राय, द पीपल, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की?
सामाजिक सुधार से बहुत सिंपल सा है, सबको पता है, रटा रटा क्वेश्चन है, पूछा लेकिन कई बार गया है। ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक है। देखिए ब्रह्म समाज आपका हिंदू धर्म में सुधार आंदोलन के तौर पे था, सामाजिक सुधार को लेकर के प्रारंभ किया गया था इसमें, लेकिन पाश्चात्य विचारधारा का बहुत सारा योगदान था। तो शुरुआत में बनाई गई थी ये आपका 1828 में आरंभ किया गया। 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा इसको आरंभ किया गया था और इसका उद्देश्य था कि जो मतलब एक ईश्वरवाद पे बल दे, एक ही ईश्वर को मान के चलना, जो उस समय कर्मकांड थे उन सब चीजों को लेकर के इन्होंने उसका विरोध किया। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, ये भी एक क्वेश्चन पूछता है कि इनको राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई। ये उपाधि दी गई अकबर द्वितीय के द्वारा, ठीक है। आपको पता होगा कि मुगल बादशाह शाह आलम को पेंशनर बना दिया गया था इलाहाबाद की प्रथम संधि के द्वारा। दो संधियां हुई थी इलाहाबाद की, एक 12 अगस्त को हुई थी, एक आपकी 16 अगस्त को हुई थी। 12 अगस्त वाली देखिए, एक घटनाक्रम थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ। 1964 पे वो 1764 में बक्सर हुआ था, 1764 में बक्सर हुआ। बक्सर के बाद दो पार्टियां थी, एक तो अवध था आपका, दूसरा आपका यहाँ पे मुगल सम्राट थे, और तीसरा आपका मीर कासिम था, ठीक है। ये दोनों पराजित हुए, अंग्रेज जीते इसमें, ये भी पराजित हुआ। इनके साथ 16 अगस्त को एक संधि की गई 1765 में, इनके साथ 12 अगस्त को एक संधि की गई। तो इसको इलाहाबाद की पहली संधि बोलते हैं, इसको इलाहाबाद की दूसरी संधि बोलते हैं, ठीक है। अब इसके तहत जो मुगल सम्राट उस समय शाह आलम थे उनको क्या किया गया, पेंशनर बना दिया, भैया 26 लाख एक साल का लो, खत्म बात तुम्हारी, ठीक है। इसके बाद आगे चल के पेंशन को बंद कर दिया गया, ठीक है। एक समय ऐसा आया कि पेंशन को बंद भी किया गया। तो अकबर द्वितीय जब आया शासक, तो अकबर द्वितीय ने, राजा राम मोहन राय उसी टाइम पीरियड पे थे, और इसके साथ समस्या क्या हो गई कि पेंशन थोड़ा सा कम थी। अब देखिए समय के साथ थोड़ा बढ़ना भी चाहिए, तो इसने कहा भाई पेंशन थोड़ा सा बढ़े, और जो पेंशन रुक गई है, रोक दी गई है, उसको रेगुलर कर दिया जाए। तो उस समय ब्रिटिश शासक जो थे आपके, उसका नाम था विलियम चतुर्थ, उसके दरबार में राजा राम मोहन राय को भेजा था, लेकिन फिर इसके बाद जो है स्थिति वो बहाल नहीं हो पाई जो होनी चाहिए, और स्थिति इनकी बहुत गड़बड़ हो गई। इसके बाद राजा राम मोहन राय के बारे में एक फैक्ट आपको और बता दूं, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई है, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में खत्म हुए 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई है, और वहीं उनकी समाधि स्थापित है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व किसने किया। तो नव हिंदूवाद कह सकते हैं, या स्वामी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात कर सकते हैं, इसमें एक ही नाम आता है, विवेकानंद जी का, ठीक है। तो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या करने का काम इन्होंने किया, और इनके द्वारा जो है रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को साधारण भाषा में सब तक पहुंचाने का प्रयास किया गया, और इनके द्वारा जो ये काम किया गया, इसको ही नवीन हिंदू धर्म या नियो हिंदुइज्म के तौर पे हम इसको जानते हैं, नव हिंदूवाद के तौर पे इसको जानते हैं, ठीक है। इनके बारे में एक घटना बहुत प्रकाशित है जो बहुत फेमस है कि 1893 में ये शिकागो गए थे, वहां पे धर्म संसद हुई थी, और उस धर्म संसद में इन्होंने एक सुप्रसिद्ध भाषण दिया था, जिसमें यूरोप के लोगों के द्वारा पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारतीय संस्कृति का वर्णन करने वाला एक व्यक्ति था, और जिस तरीके से इन्होंने उसको प्रेजेंट किया था, उसके बाद जो है इनका प्रभाव पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत ज्यादा बढ़ा था। तो इन्होंने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान पे काम किया है। नेक्स्ट, वेदों के ऊपर काम किसने किया है, तो वेदों के ऊपर काम करने वाले पर्सन स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इनके बारे में भी जानते हो। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है, ठीक है। इन्होंने जो उस समय हिंदू धर्म में बहुत सारे पाखंड आ चुके थे, कर्मकांड का बढ़ावा हो चुका था, तो इन्होंने 1867 में सभी झूठे धर्मों का खंडन किया। एक पुस्तक लिखी इन्होंने जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के साथ साथ पाखंड खंडनी पताका भी इन्होंने फहराई, और इसके बाद आर्य समाज की स्थापना की इन्होंने। तो आर्य समाज के संस्थापक के तौर पर स्वामी दयानंद सरस्वती, और इन्होंने वेदों को प्राथमिकता दी, ठीक है। और दयानंद जी को ही भारत के धार्मिक सुधारों के प्रयासों कांड से भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, भारत का मार्टिन लूथर किंग भी इनको कहा जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, आते जैसे ही पढ़ोगे आए बता लगा देना, नहीं आए नहीं लगा देना, कोई टेंशन नहीं लेना। ये वाला टाइप थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि इसमें आने के बाद भी क्वेश्चन कई बार गलत कर देते हैं। इसमें कह रहा है एक दो चीजें होती हैं, एक तो आपको कारण देगा, एक कथन देगा और एक कारण देगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले दिया गया है कथन,
आर्य समाज आंदोलन में हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया गया। आपको क्या लगता है सही होगा? बिल्कुल, जब क्योंकि वेदों को लेकर के, प्राचीन संस्कृति को लेकर, प्राचीन कल्चर को लेकर के, तो ये कथन सही है। सबसे पहले आपको देखना है क्या कथन सही है कि नहीं, कारण नहीं पढ़ना, पहले कथन के सही होने की बात करना है कि क्या कथन सही है। तो ये कथन सही है, ठीक है। गलत होता तो बहुत सिंपल था, इसको हम एनिबलेट कर लेते हैं। दूसरा है कारण, कारण को भी देखना सही है कि नहीं सही है। दूसरा कह रहा है आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। मतलब अंग्रेजों के मन में जो, मतलब लोगों को अंग्रेजों के प्रति एक श्रद्धा का भाव पैदा हो रहा था कि अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, उनका धर्म बहुत अच्छा है, तो इन्होंने हमारी प्राचीन संस्कृति को उजागर करके श्वेत लोगों के जो धर्म है, विश्वास है, उसको कमजोर करने का काम किया। ये कथन भी बिल्कुल सही है। लेकिन अब देखना है क्या कारण और कथन का संबंध है, क्या कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए, कह रहे हैं आर्य समाज आंदोलन में हिंदुओं के आत्मविश्वास का और आत्मनिर्भरता को प्रदान किया। हिंदुओं का आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता क्या इसके कारण से पैदा हुआ? नहीं। वेदों के बारे में यदि जो है, वेदों का जो है के बारे में वर्णन करके यह आत्मविश्वास आया, प्राचीन संस्कृति की गौरव गाथा करके यह आत्मविश्वास आया। तो कथन तो और कारण दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे को परिभाषित नहीं कर रहे हैं, तो इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका बी सही हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन एक बार थोड़ा ट्रिकी होते हैं, पहले कथन कारण समझना, फिर आगे इनको बारे में चर्चा करनी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की? प्रार्थना समाज किसने बनाया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इसका, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, कौन है? आत्माराम पांडुरंग। रट लो, ये फैक्ट है आपका। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। कब की गई? 1867 में की गई। ठीक है, केशव चंद्र सेन के साथ ही जुड़े हुए थे और केशव चंद्र की सेन की प्रेरणा से ही आत्माराम पांडुरंग के द्वारा क्या किया गया जो है, और बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से इनके द्वारा स्थापना की गई। महादेव गोविंद रनाडे भी संस्था से बाद में जुड़ जाते हैं। महादेव गोविंद रनाडे जुड़ते हैं बाद में 1869। तो बाद में इनके द्वारा बहुत सारा काम यहाँ पे किया जाता है। काम क्या होते हैं? जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष समानता पे बात करना, ठीक है, विवाह की आयु में वृद्धि करना, विधवा विवाह, ये सारी चीजों को लेकर स्त्री रक्षा को प्रोत्साहन देना, ये सारे पॉइंट यहाँ पे। नेक्स्ट है, देव समाज का संस्थापक कौन है? तो देव समाज की संस्थापक की है शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। सब पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चन है, जितने में पढ़ा रहा हूँ। यूपीपीसीएस में 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है देव समाज को लेकर के। तो देव समाज की स्थापना 1887 में हुई थी। 1887 में हुई थी। किसने किया था? शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? लाहौर। लाहौर, ये भी ध्यान रखना है, मान लो एक क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, और 1913 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके जो पुत्र होते हैं, दूसरे पुत्र होते हैं, वो इनके उत्तराधिकारी बन जाते हैं। नेक्स्ट अगले चलते हैं, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? ये भी बिल्कुल रटा रटा है क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले, रट जाना है। ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। और ये जो है एक तरीके से जो ब्राह्मणवाद उस समय जो है, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई गुलामगिरी। इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी, इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। गुलामगिरी, तो समाज का जो निम्न तबका था उनके प्रति जो है इन्होंने क्या किया, अपने आप को संगठित करने के लिए, समाज की समस्याओं को जो है खत्म करने के लिए, ब्राह्मणवादी जो कर्मकांडी व्यवस्था है उसके खिलाफ इन्होंने चीजों को लिखा। यहाँ पे कह रहा कि कौन सी संस्था है जो कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी संस्थाएं हैं, पहले तो रट जाना है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में बनी, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से किसने की है? गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो ये कथन आपका क्या है? सही है। ठीक है, पहले तो ये दिमाग में रखना। सोशल सर्विस लीग, ये किसने बनाया है? 1911 में बनी है। 1911 में नारायण मल्हार जोशी के द्वारा बनाया गया। NM जोशी, बिल्कुल सही है। सोशल सर्विस लीग नारायण मल्हार जोशी यानी कि आपके NM जोशी के द्वारा बनाया गया। कब बना? 1911 में। सेवा समिति, सेवा समिति की स्थापना हुई 1914 में। 1914 में किसने की? HN कुंजरू ने, इनके द्वारा ही स्थापना की गई सेवा। हृदयनाथ कुंजरू को ही हम HN कुंजरू के तौर पे जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो की गई, ये स्थापना आपकी जो है राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वीरे सिलंगम के द्वारा की गई।
यहाँ पे सी राम वाजपेयी गलत है। इसकी स्थापना की गई एक दक्षिण भारत के थे, वीरे सालिंगम। वीरे सालिंगम सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापक ये हैं आपके वीरे सालिंगम। वीरे सालिंगम सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? 2 पर्सन थे इसमें, एक मैडम एचपी कामा थी और ये आपके ब्लॉटेस्की महोदय थे, ठीक है। मैडम एचपी कामा और ये कर्नल एकॉल्ट थे एक पर्सन, ठीक है। मैडम एचपी ब्लॉटेस्की और कर्नल एकॉल्ट, कर्नल एकॉल्ट। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 2 लोगों ने, ब्लॉटेस्की एंड एकॉल्ट, 2 के द्वारा किया गया, ठीक है। सैनिक, अमेरिकी सैनिक थे आपके कर्नल एकॉल्ट, तो इनके द्वारा ये स्थापना की गई 1975 में, वो 1875 में। नेक्स्ट है भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका पूरा नाम क्या है? 1838 में किसकी स्थापना हुई? तो 1838 में स्थापना हुई जमींदारी एसोसिएशन की। इसी को हम लैंड होल्डर सोसाइटी कहते हैं। ये मैं आपको पिछले सेशन में भी बता चुका हूँ। कलकत्ता में हुई थी इसकी स्थापना। कांग्रेस से पूर्व प्रमुख संस्था थी, बट इसके अपने जो जमींदार थे, जमींदारों को लेकर के एसोसिएशन बनाया गया। इसी को हम लैंड होल्डर्स सोसाइटी बोलते हैं। होल्डर्स सोसाइटी कब हुई इसकी स्थापना? 1838 में, लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है। ये भी दिमाग में बैठा के रखना है। नेक्स्ट, इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन है? भारतीय संघ का संस्थापक कौन है? तो भारतीय संघ की स्थापना की सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ये भी आपको दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है। 2 पर्सन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। 1876 में इनके द्वारा स्थापना की गई, 1876 में। आनंद मोहन बोस भी है इसमें, ठीक है। आनंद मोहन बोस, दोनों के द्वारा जो है ये पूरी, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पे क्रमवार सजाइए, और इनके बारे में बताना भी है, क्रमवार जानकारी भी देनी है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे संगठन है। एक तो सबसे पहले है बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई अगस्त 1852 को, ठीक है। सबके ईयर आपको लिखे होंगे। किसने किया बॉम्बे एसोसिएशन? दादा भाई नेहरूजी, दादा भाई नेहरूजी, बॉम्बे एसोसिएशन। इसके बाद दूसरा है मद्रास आपकी महाजन सभा, ये हुई 1884 को, 1884 में। इसके बाद है इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन एसोसिएशन 1876 में बनी। ये किसने बनाई? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। और इसके बाद है आपका इंडियन लीग। तो इंडियन लीग बनी 1875 में। अब इसके हिसाब से आपको क्रमवार इनको सजा देना है। थोड़ा सा एक कठिन क्वेश्चन में मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। अब इनकी स्थापना किसने की? बॉम्बे एसोसिएशन की तो मैंने बताया दादा भाई नेहरूजी ने की, ठीक है। इंडियन लीग की स्थापना, इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई। किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई। और ये आपके हैं रामास्वामी मुदलियार, रामास्वामी मुदलियार के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अब इसको मिला लीजिए कि कौन सबसे पहले बना। तो इसमें से सबसे पहले बनने वाली संस्था आपकी यही है, बॉम्बे एसोसिएशन, नंबर 1 के बाद दूसरे नंबर पे जो बनी है नंबर 4 बनी है आपकी। 1 4 3 2, ये सही ऑप्शन, डी ऑप्शन सही इसका। फिर से यहाँ पे एक बार देख लीजिए, बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नेहरूजी, ठीक है। इसके बाद इंडियन लीग आपकी शिशिर कुमार घोष। इसके बाद आपका इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट संस्था थी आपकी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। और तीसरी आपकी है मद्रास महाजन सभा, इसकी रामास्वामी मुदलियार, इनके द्वारा की गई। यहाँ पे कह रहा भैया इनको आप क्या करिए, अब देखिए अब आराम से कुछ तो आइडिया लग ही जाएगा। यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी तुरंत आपके दिमाग में आया, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा, ये स्थापना की गोविंद महादेव रनाडे के द्वारा, गोविंद महादेव रनाडे के द्वारा। इसके बाद जो है बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बना था फिरोज शाह मेहता के द्वारा। मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू, ये आपको कर लेना है। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पूना सार्वजनिक सभा आपका महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे।
बंबई प्रेसिडेंसी फिरोज शाह मेहता, और मद्रास महाजन सभा आनंद चार्य। क्या को रट लेना। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस साल में की गई? बहुत सिंपल सा है, 1885 में की गई। कब की गई? 1885 में। कब की गई? 1885 में। किसने की? एओ ह्यूम ने की। एओ ह्यूम, इनके द्वारा की गई, एओ ह्यूम महोदय द्वारा की गई। ठीक है। और पहला अधिवेशन सभी को पता है 28 दिसंबर, पहले 25 दिसंबर को होना था, फिर पूना में प्लेग फैल गया तो इसकी डेट बढ़ा करके 28 दिसंबर 1885 हो गई। 28 दिसंबर 1885। ठीक है। एक जगह थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, वहां पर आपकी आयोजित की गई। शुरू में टोटल 72 लोग सम्मिलित हुए थे इसमें, 72 लोग। ठीक है, 72 लोग इसमें सम्मिलित हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? WC बनर्जी ने। व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनके द्वारा अध्यक्षता की गई। ये अध्यक्ष थे। क्लियर है? बताएं कोई दिक्कत हो तो। सिंपल है, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इस समय एक चीज और देख लो, वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन आपके वायसराय। ठीक है। अब यहाँ कह रहा है 1985 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं है? नहीं वाला। देखो प्रश्न पढ़ते समय ये सावधानी बरतनी है कि सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है या है पूछ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब इसमें से एक बार देख लेते हैं। कह रहा है देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। क्या ये था कांग्रेस का? कांग्रेस ये चाहती थी कि देश के हितों की रक्षा हो, इसलिए बनाई गई थी। क्या कांग्रेस चाहती थी कि भारतीयों के बीच में संपर्क और मित्रता बढ़े? क्या कांग्रेस चाहती थी? बिल्कुल चाहती थी। सही है। दूसरा कह रहा है देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय, प्रांतीय पक्षपातों भावनाओं को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। तो क्या राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना चाहती थी? करना चाहती थी। नेक्स्ट, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार करना। क्या चाहती थी? क्यों चाहती थी? ताकि सामाजिक जो परंपरा, रूढ़िवादी सोच वगैरह, जो भी गतिविधियां जातिवाद वगैरह सब दूर हो सके। क्या लिखा हुआ है? शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से। शिक्षित वर्ग जब बोल देगा, पूरी सहमति देगा, तभी महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषय पर विचार करना। ये तो कोई बात नहीं होती ना। केवल शिक्षित वर्ग ही जो बोलेगा उसी से जुड़ी हुई चीजें रहेंगी, ये नहीं था इसका। ये नहीं चाहते थे। इसका था सभी लोग जुड़े, समुदाय के सभी वर्ग जुड़े, सभी समुदाय के लोग जुड़े और सभी की बातों को हम लोग जो है एक साथ करके डिस्कस करें। नेक्स्ट है निम्नलिखित निर्धारित करना आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित किस दिशा में किस आधार पर विकसित किया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है कि आने वाले वर्षों में भारत का जो लोकहित होगा वो कैसे और कैसा होगा, ये भी सही है। ठीक है। तो यहाँ पे जब कोई एक वर्ग विशेष, जब कोई एक्सट्रीम सेंटेंस आए तो उसको मान लेना, जैसे पूर्ण सम्मति, ये एक्सट्रीम सेंटेंस है। ठीक है। तो कभी भी एक्सट्रीम सेंटेंस आए वो गलत हो जाता है, ध्यान रखना है थोड़ा सा, इसको भी आपको क्वेश्चन को ध्यान। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना समय वायसराय कौन थे? अभी बताए, लॉर्ड डफरिन थे आपके। ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, लॉर्ड डफरिन का टाइम पीरियड था 1884 से लेकर के 1888, 4 साल तक था। 1885 में संस्था बनी। ठीक है। और इसके द्वारा कहते हैं, एक इसका कमेंट था कांग्रेस को, इसने बोला था सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था, मतलब बहुत छोटे, बहुत कम लोग हैं इसमें, बाद में वही विशाल आंदोलन बना देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला चलते हैं। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। देखो पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे, दूसरे दादा भाई नौरोजी थे, तीसरे बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है। तो बदरुद्दीन तैयब जी ही पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे आपके। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को दिया जाता है। 1887 में मद्रास में अधिवेशन हुआ था आपका, 27 से 30 दिसंबर के बीच। नेक्स्ट अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। क्या सही है? पहली महिला अध्यक्ष थी क्या सरोजनी नायडू? पहली एनी बेसेंट थी। वेरी गुड। और कब बनी थी? 1917 में बनी थी। तो पहली सरोजनी नायडू नहीं थी। ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
दूसरा कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, तो ये सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही। ठीक है, यहाँ पे सही गलत एक बार जरूर चेक कर लेना, जब भी क्वेश्चन हल करना, सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है। क्लियर है, सिंपल सा है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पहला जो है यूरोपीय अध्यक्ष कौन था। ये चौथे अधिवेशन में था आपका जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले आपका, ये देखो चार तो मैं आपको टॉप 4 बता देता हूँ। 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी, 1886 में दादा भाई नौरोजी, 1887 में तैयब जी, 1888 में जॉर्ज यूले। तो जॉर्ज यूले भारत के पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे आपके। ठीक है, इनको रखा गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 32 में की, 1932 में की? किसने की? गांधी जी के द्वारा की गई, एम.के. गांधी। ठीक है, इसके बाद नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं, और तिथि अनुसार उनको क्रमबद्ध कीजिए और नीचे दिए गए कूट के हिसाब से अपना उत्तर दीजिए और बताइए कि भैया कब कौन बना। देखो गांधी जी केवल एक बार बने हैं। कब बने हैं गांधी जी? एक बार 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था। बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी बने, यदि मान। ठीक है, इसके बाद है सरोजिनी नायडू, 1925 में बनी है कानपुर अधिवेशन में, कानपुर। वल्लभ भाई पटेल भी एक बार बने हैं आपके, सिर्फ और सिर्फ एक बार। कब बने हैं? कराची अधिवेशन। बैठाइए। 1931 में आपके बने थे कराची अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू कई बार बने। 1929 में लाहौर में बने हैं, लाहौर, और 1936 में बने, 2 बार बने हैं आपके लखनऊ। ठीक है, महात्मा गांधी बेलगांव, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू। अब क्रम कर लो, वो समझ में आ जाएगा। देखो इनमें से गांधी वाला याद कर लेना, बेलगांव पूछता है, जवाहरलाल नेहरू लाहौर आपका है, वल्लभ भाई पटेल कराची है, और ये आपका कानपुर। क्लियर है, स्पष्ट है। नेक्स्ट अगला है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, कब की? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 में। 1939 में आपका त्रिपुरी संकट हो गया था, जिसमें सुभाष जीते लेकिन बाद में इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो हरिपुरा में ये आपका 51वां अधिवेशन था, गुजरात में हुआ था, हरिपुरा एक जगह है। ठीक है, तो वहां पे आपके सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद 1934 में बने थे आपके। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद 1934 में बने। सबसे ज्यादा ये बने अबुल कलाम आजाद, 1940 से लेकर के 1946 तक रहे आपके, 1940 से 1946 तक। और जेबी कृपलानी 1946 में बने थे, मेरठ वाले। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है? गरम दल से कौन सा संबंधित है? अरविंद घोष। गरम दल से संबंधित है अरविंद घोष। ये आपके कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा गरम पक्ष के नेता थे। इसमें 4 लोग थे, देखो गरम आदमी। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बागेंद्र तिलक, और जो है आपके विपिन चंद्र पाल और आपके अरविंद घोष। ये 4 स्तंभ थे आपके जो गरमपंथी विचारधारा से जुड़े हुए। क्लियर है, स्पष्ट है। नेक्स्ट अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपने राजनीतिक गुरु माना? तो लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था मैजनी को। किसको माना था? मैजनी को। गांधी के तो गोखले थे। ठीक है, गांधी ने गोखले को राजनीतिक माना था। क्रांतिकारी, इटली के क्रांतिकारी हैं ये आपके मैजनी। ठीक है, इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता के तौर पे इनको माना जाता है। तो इनका जब इन्होंने जीवन वृत्तांत पढ़ा तो फिर अपना गुरु बना लिया। तो लाला लाजपत राय आपका
याद है। नेक्स्ट है अशांति का जनक, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। अशांति का जनक इनको बोल दिया था, फिर इन्होंने मुकदमा भी कर दिया। किसने बोला था? एक पर्सन है, किसका नाम है? वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल महोदय के द्वारा किया गया था। वैलेंटाइन सिरोल, इनके द्वारा लोकमान्य तिलक जी को बाल गंगाधर, वो माफ करिएगा, ठीक है, लोकमान्य तिलक जो आपके थे, इनको जो है तिलक को इन्होंने क्या किया? अशांति का जनक बोल दिया कि भारत में जो अशांति हो रही है इसके खिलाफ फिर इन्होंने मानहानि का मुकदमा भी करवाया था। मुकदमा बाद में हार भी गए थे, जीते नहीं मुकदमा, ठीक है। अब इंग्लैंड में जाके कैसे करेंगे, तो वो बड़ा मुश्किल था, बड़ा कठिन था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है ये आपको ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे क्या? गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे क्या? आप लोग ऐसे बोलेंगे, राष्ट्रवादी थे, क्रांतिकारी थे, पहले राष्ट्रवादी नेता थे भारत के, तो ये कथन गलत है, ये कथन गलत है। राष्ट्रवादी, उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, हाँ ये बात सही है। उन्होंने गणेश उत्सव बना चालू किया, ठीक है। गणेश उत्सव के साथ साथ उन्होंने गो हत्या विरोधी सभाएं की, लाठी क्लब बनाया, उन्होंने अखाड़े बनाए बहुत सारे, और दो जो है उन्होंने एक आपका केसरी और मराठा दो पत्र भी चालू कराए थे, हाँ महाराष्ट्र से उन्होंने ये भी स्टार्ट किए। तो सांप्रदायिकतावादी तो नहीं थे, राष्ट्रवादी थे, लेकिन हाँ धर्म का उन्होंने सहारा लिया। क्रांतिकारियों ने गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया? अभिनव भारत आपके बीडी सावरकर है, ठीक है। अभिनव भारत आपका 1904 में बनी है, 1904 में संस्था बनी है। पहले इसका नाम मित्र मेला था। क्या था? मित्र मेला। मित्र मेला को ही बाद में जो है आपका अभिनव भारत के तौर पे इसको बनाया गया, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा ये बनाई गई, ठीक है। तो पहले मित्र मेला बनाया गया था 1899 में, 1904 में मित्र मेला ही आपका अभिनव भारत विद्यार्थी संस्था, क्रांतिकारी संस्था थी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट अगला चलते हैं। यहाँ पर कई सारे जो है कमेंट दिए गए हैं, इनमें से बताना कौन सा सही है। कह रहा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बीडी सावरकर के बारे में, कौन सा कथन आपका बीडी सावरकर, बीडी सावरकर के बारे में सही है, ठीक है। सबसे पहली चीज, उन्होंने अभिनव भारत क्रांतिकारी की इसकी स्थापना की, अभिनव भारत की, नंबर 1 अभिनव भारत की स्थापना। दूसरा, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी। किसकी जीवनी लिखी? मैजनी की, ठीक है। ये कथन भी आपका बिल्कुल सही है, मैजनी की उन्होंने जीवनी लिखी थी ताकि भारत के क्रांतिकारी उससे जुड़ सके इंग्लैंड में जाकर के। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को 1857 को एक पुस्तक लिखी, उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम 1857, उसमें इसको बताया कि ये भारत का पहली आजादी की लड़ाई थी, ठीक है। और ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वो एक चलते जहाज से कूद गए थे, लेकिन जब कूदे बगल में फ्रांस था, फ्रांस पहुंचे, फ्रांस में जाके पकड़ लिए गए थे, ठीक है। तो बीडी सावरकर और एक गणेश सावरकर, इनके भाई, इन्होंने मित्र मेला बनाया। मित्र मेला ही आगे चल के 1904 में आपका क्या बन गया? अभिनव भारत संस्था बन गई। और इसके बाद इन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी, फिर 1857 की क्रांति पर भी इन्होंने एक पुस्तक लिखी, और ये एक आपको इसके बारे में जानना है, बेसिक चीजें। नेक्स्ट है, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब की गई? 27 सितंबर 1925 को, 27 सितंबर 1925 को हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, ठीक है। मुख्यालय कहां था? नागपुर में। इसका मुख्यालय कहां था आपका? नागपुर में मुख्यालय था, ठीक है, नागपुर में मुख्यालय। 1 मिनट में, बस 1 मिनट में आपसे। बात नहीं बोलेगी तो किससे बोलने जाएंगे, कोई नहीं समझा। चलिए
कहाँ पर थे हम लोग? एक छात्र, वो उनके गार्जियन बैठे हुए हैं, तो ये लगेगा कि अब क्लास नहीं छोड़ी जा सकती, क्लास जरूरी है। इसके बाद हेडगेवार ने किस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? 1925 में। नेक्स्ट है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया? युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया? तो इसके बारे में भी जो है यहाँ पर देखिए, जतिन नाथ, ये अभी ये ऊपर वाला, ये कब किसने किया? ये आपका 1925 में बनाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया आपने सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है, वैसे तो आपको पता है, नहीं सुभाष चंद्र बोस नहीं था, ये जितेंद्र नाथ मुखर्जी है। जितेंद्र नाथ मुखर्जी के द्वारा युगांतर पार्टी को बनाया गया था। ये बंगाल के क्रांतिकारी थे और इनके द्वारा जो है जितेंद्र नाथ मुखर्जी के द्वारा युगांतर पार्टी बनाई गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अनुशीलन समिति, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? तो अनुशीलन समिति की स्थापना, देखो अब इसमें कई सारे नाम आते हैं। अनुशीलन समिति आपकी कई सारी है, 3 अनुशीलन समिति बनाई गई है। यहाँ पे एक बार मैं आपका क्लियर कर देता हूँ अनुशीलन समिति को लेकर, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। अब आपको इसी हिसाब से ध्यान में रखना है। अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति की स्थापना 3 अनुशीलन समिति हुई है। 3 अनुशीलन समिति बनी है। पहले बनी है मिदनापुर में, ठीक है, मिदनापुर में जो अनुशीलन समिति बनी, ये बनी है 1902 में। ठीक है, किसके द्वारा बनाई गई है? ज्ञानेंद्र नाथ बसु के द्वारा। ज्ञानेंद्र नाथ बसु के द्वारा पहली अनुशीलन समिति ये है। दूसरी अनुशीलन समिति ढाका में बनी है। ढाका में कब बनी है आपकी? अक्टूबर 1906 में। अक्टूबर 1906 में, ठीक है। और किसके द्वारा बनाई गई है? पुलिन बिहारी दास के द्वारा। पुलिन बिहारी दास के द्वारा, ठीक है। तीसरी आपकी बनी है, वो बनी है कलकत्ता में। कलकत्ता में भी 2 डेट हैं आपकी। एक आपकी बनी है मार्च 1902 में और दूसरी आपकी बनी है ये भी 1902। 1902 में 2 लोग हैं जिनके द्वारा इसको लीड किया गया, इसको बनाया गया। तो अब 1902 में जो आपकी बनी है, ये बनी है सतीश चंद्र बसु के द्वारा। सतीश चंद्र बसु के द्वारा। और जो इधर आपकी बनी हुई है, ये बनी है सीधा 2 लोग हैं, वरीन्द्र नाथ घोष, आपके पी मित्रा, एक है पी मित्रा, प्रथम नाथ मित्र, पी मित्रा, ये पहले है। दूसरे हैं जतीन्द्र नाथ, ये सबसे प्रमुख है, इसी से क्वेश्चन आपके ज्यादातर पूछता है, ठीक है। इनको जतिन नाथ को बाघा जतिन भी कहा जाता था। बाघा जतिन मतलब इन्होंने एक बाघ को मारा था, उसी पे इनका नाम बाघा जतिन हो गया। और तीसरे वरीन्द्र नाथ घोष, वरीन्द्र नाथ घोष, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अनुशीलन समिति 3 है, पहली मिदनापुर की है, दूसरी ढाका की है, तीसरी कलकत्ता की है, ठीक है। एक 1902 में ज्ञानेंद्र नाथ बसु, दूसरी आपकी पुलिन बिहारी दास, तीसरी आपकी 1902 में सतीश चंद्र बसु, और ये पी मित्रा, जतीन नाथ और वरीन्द्र नाथ घोष। बताओ कोई दिक्कत? ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए, ज्यादातर इससे पूछता है, ये वाले से, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि वे कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की। अब आपको यहाँ पे देख के रखना है कि कौन सा नाम आ रहा है। पी मित्रा का नाम है यहाँ पे, प्रथम नाथ मित्रा का, ये आपके इसके पहले वो थे। क्लियर है? नाम से भी आपको आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या करने का प्रयास कब किया गया, किसने किया? तो ये आपका 1908 में एक पर्सन थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों के द्वारा एक बम फेंका गया था, ठीक है। किसके ऊपर? किंग्स फोर्ड के ऊपर। लेकिन किंग्स फोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उस राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ाव रखने वाले एक पर्सन थे मिस्टर कैनेडी, उनकी पुत्री और पत्नी दोनों मारी गई इसमें, ठीक है। उनके ऊपर जाकर के बम गिर गया। तो प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी, खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई, ठीक है।
तो ये आपका 1908 की घटना है। मुजफ्फरपुर आपका बिहार में पड़ता है, वहीं पे घटना हुई थी। कौन थे पर्सन जिसके ऊपर? किंग्स फोर्ड के ऊपर ये बम फेंका गया था, ठीक है। लेकिन वो गया किसी और के ऊपर, और बाद में जो है ये। नेक्स्ट है, किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र के मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? देखिए, अलीपुर षड्यंत्र आपका 1908 में हुआ था। अरविंद घोष और उनके बड़े भाई थे वरिंद्रनाथ घोष, इनके द्वारा अवैध हथियार रखे गए थे अलीपुर में। 39 लोग थे, 39 अवैध हथियार रखने का आरोप लगाया गया था और गिरफ्तार कर लिया गया था। 17 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अरविंद घोष को रिहा कर दिया गया था इस मामले में। और रिहा करने में पूरी दम लगाई थी एक वकील थे चितरंजन दास। तो अलीपुर में क्या था? अवैध हथियार थे, उनके रखने के आरोप में अलीपुर षड्यंत्र का नाम से हम इसे जानते हैं। अलीपुर षड्यंत्र में आपके बच जाते हैं, ध्यान रखना है कौन बच जाता है, ठीक है, अरविंद घोष आपके बच जाते हैं, चितरंजन दास के द्वारा बचाए जाते हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बहुत एक, देखो यही आगे चल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन जाएगी। तो मुख्य उद्देश्य था कि क्रांतिकारी आंदोलन को संचालित करना, और इसके लिए अक्टूबर 1924 को क्या किया गया, एक सभा बुलाई गई, एक मीटिंग बुलाई गई, कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया गया। वहीं पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। किसने की? सचिंद्र सन्याल ने। किसने की? सचिंद्र सन्याल। इसमें कई लोग सम्मिलित थे, इसके अध्यक्ष बने सचिंद्र सन्याल, ठीक है। कई लोग इसमें जुड़ रहे, चंद्रशेखर आजाद थे, सचिंद्र सन्याल थे, जोगेशनाथ चटर्जी थे और राम प्रसाद बिस्मिल थे। ये प्रमुख क्रांतिकारी आपके एचआरए से जुड़े हुए थे, एचआरए। सचिंद्र सन्याल का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारियों में से किसने पीने हेतु दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा? ठीक है, अब देखो ऐसे भी क्रांतिकारी थे, ठीक है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, काकोरी कांड हुआ था, और काकोरी कांड में उन्होंने ये बात कही थी। तख्त में जाने से पहले जो है इन्होंने एक अंतिम शेर भी पढ़ा था कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही रहे, तू रहे। इस तरीके से इन्होंने, मतलब आप जानते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो ये सब ऐसे लोग थे जिन्होंने, मतलब एक दीवानगी थी, जुनून था देश को आजाद कराने का, और उसके लिए कोई भी कीमत ये लोग देना चाहते थे, ठीक है। तो उसमें से राम प्रसाद बिस्मिल बहुत बड़े क्रांतिकारियों में से एक कहे जाते हैं। नेक्स्ट है काकोरी षड्यंत्र, इन्हीं के द्वारा जो लखनऊ वाले क्षेत्र में काकोरी में जो है एक, देखिए इसमें सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और क्या नाम है, चंद्रशेखर, इनके द्वारा ये जो एचआरए बनाया गया था, एचआरए के द्वारा एक बड़ी घटना आपकी अंजाम दी गई थी 9 अगस्त 1925 को। कब हुई थी ये घटना? 9 अगस्त को 1925 को। खजाना लूटना था इसमें, ठीक है। तो काकोरी एक जगह है आपकी लखनऊ के पास ही, वहीं पर ही 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन थी। उस पैसेंजर ट्रेन में खजाना जा रहा था, सरकारी खजाना। उसी को जो है खजाने वाले को पूरा का पूरा खजाना साफ कर दिया गया। 29 क्रांतिकारी थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। इसमें से 4 लोगों को फांसी हुई थी। एक तो राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरे आपके जो है रोशन लाल थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे और अशफाक उल्ला खां थे, ठीक है। मैं 4 लोगों के नाम यहाँ पे एक बार फिर से बताता हूँ। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, इनको फांसी हो गई थी। आजाद को पकड़ नहीं पाए, आजाद थे, आजाद रहे, अपनी गोली से वो मरे। तो चंद्रशेखर आजाद भी इसमें थे, लेकिन उनको कोई पकड़ नहीं पाया, ठीक है। एकमात्र सदस्य जो कभी पुलिस पकड़ नहीं पाई आजाद को, हमेशा वो भेष बदल के यही पुलिस के आसपास ही घूमते रहते थे, पर उनको कभी पुलिस पकड़ नहीं पाई। तो सबसे जो है ये एक राम प्रसाद बिस्मिल जी को जो है फांसी दी गई। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये देखिए बाद में इसका नाम परिवर्तन कर दिया जाता है, ठीक है। सितंबर 1928 में जो है फिरोज शाह कोटला जो आपका दिल्ली में है, यहीं पर फिर से सारे इकट्ठे होते हैं और इसमें एक नया नाम जुड़ जाता है, ठीक है। उसका नाम होता है भगत सिंह। तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा इसका नाम परिवर्तित करके एक नई संस्था गठित, क्योंकि पुराने तो काफी लोग गिरफ्तार हो जाते हैं काकोरी कांड में, बहुत लोगों को फांसी दे दी जाती है। तो फिर से जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया जाता है। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। और इनके बारे में भी आपको पता है कि 8 अप्रैल जब मतलब साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, लाला लाजपत राय की ऑन द स्पॉट हत्या हो गई उस लाठीचार्ज में।
उसका विरोध किया इन्होंने। एक पुलिस अधीक्षक था सैंडर्स, उसके द्वारा ही जो है वो लाठीचार्ज करवाया गया था। तो पहले तो उसको निपटाया जाता है, ठीक है। 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु के द्वारा हत्या की पूरी गतिविधि दी जाती है। और उसके बाद जो है आपको पता होगा कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों लोग जाते हैं, जा करके जो असेंबली होती है, सेंट्रल असेंबली होती है, उसके ऊपर वो बम फेंके जाते हैं। 2 बिल आए थे उस समय, एक बिल था सेफ्टी बिल, एक दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इन दोनों बिलों के विरोध में बहस चल रही थी इसकी, और इनका उद्देश्य सिर्फ ये था कि भाई सरकार को डरा देना है कि हम तो यहाँ तक आकर के भी आपको बम मार सके जा सकते हैं। अभी भी आपकी जो लोकसभा है ना, उस लोकसभा में एक खंभा है, उस खंभे में आज भी तक उसको रिपेयर नहीं कराया गया, ताकि वो याद दिलाए कि हमारी आज़ादी की लड़ाई के ये जगह थे। वो लोकसभा के अंदर ही जहाँ पे उन्होंने फेंका था, तो बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं थे वो, बहुत प्रभावी होते सब उड़ा दिए जाते। फिर उन्होंने अपनी जो है गिरफ्तारी भी वहीं पर दे दी थी, ठीक है। लेकिन बाद में जो है इनको फांसी की सजा दे दी जाती है। और आपको पता होगा फांसी की सजा 23 मार्च को मिलती है, 23 मार्च 1931 को, ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको फांसी दे दी जाती है। तो 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चल रहा था, और कई सारे सदस्य 18 क्रांतिकारी जो है, लाहौर षड्यंत्र केस था जिसमें सैंडर्स को मारा था इन्होंने, उसके अंतर्गत भी मुकदमा चल रहा था। इनको बम फेंकने के एवज में फांसी नहीं हुई थी, जो लाहौर षड्यंत्र केस था उसके तहत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, तीनों, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे इनको जो है सही क्रम में तिथि के अनुसार लगाना है। तो देखिए सबसे पहले लाहौर षड्यंत्र केस 2 हुए हैं आपके, 2 हुए। पहला जो आपका हुआ है ये गदर आंदोलन के बाद 1916 में हुआ है, 1916 में पहला। दूसरा आपका 1900, ये जो भगत सिंह का मामला था दूसरा षड्यंत्र केस, तो ये आपका वर्ष 1930 के टाइम पीरियड पे हुआ है। इसके बाद मेरठ मुकदमा हुआ है आपका। मेरठ मुकदमा जो आपका हुआ है ये आपका हुआ है 1925 में, 1925 में मेरठ षड्यंत्र केस हुआ है। इसके बाद कानपुर षड्यंत्र केस आपका, कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में हुआ है, 1924 में। और ये भी आपका 1925 में काकोरी कांड हुआ है, ठीक है। अब आपको इस आधार पे क्रम से इसको लगा लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से इसको आप कर सकते हो, ठीक है। डेट वाइज आप इसको लगा लीजिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार, इसके में किसने धावा भेजा था? तो इस पे एक पर्सन का नाम आता है, मास्टर दा बोलते हैं, सूर्यसेन। सूर्यसेन के द्वारा चटगांव वाले क्षेत्र में जो है जो शस्त्रागार था उस पे हथियारों को कब्जा किया जाता है, और काफी सारे लोग थे। अंग्रेजी सेना के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। तो जहां पे अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारे साजो सामान रखे गए थे युद्ध के, उन सभी को जो है इनके द्वारा उनको कब्जा कर लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है कि भाई कौन किससे जुड़ा था। तो ये मैंने आपको बताया, अभिनव भारत से आप सभी जानते हैं, बीडी सावरकर जुड़े हुए हैं। अनुशीलन समिति जो आपकी है इससे अरविंद घोष जुड़े हुए हैं, ठीक है। और गदर पार्टी जो आपकी है, गदर पार्टी से लाला हरदयाल जुड़े हुए हैं, स्वराज्य पार्टी से चित्तरंजन दास, सीआर दास, ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला है आपका, यहाँ पे सूची दी गई है। चटगांव शस्त्रागार हमला, ये सूर्यसेन जुड़े हुए हैं इससे, ठीक है। गदर पार्टी लाला हरदयाल जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे एक है काकोरी कांड, काकोरी कांड से आपको पता है राम प्रसाद बिस्मिल जुड़े हुए हैं। और इसके बाद जो आपका तीसरा है कि लाहौर षड्यंत्र, यहाँ पे जतिन दास आपके इससे जुड़े हुए हैं, जतिन दास, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत इनको गिरफ्तार किया गया था, और ये एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने 63 दिन भूख हड़ताल की थी। इन्होंने अंग्रेजों का कुछ नहीं खाया था, और 13 सितंबर 1929 को वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी, जतिन दास। एक मूवी आप लोग जरूर देखिएगा, भगत सिंह के ऊपर बनी हुई है। अभी आप वो मूवी देखिए, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा, उसमें सारा पूरा हिस्ट्री ये सेगमेंट दिखाया है। कभी ऐसी मूवी, एक फॉरगेटन हीरो सुभाष जरूर देखिएगा, कभी टाइम मिलता है तो। एग्जाम जैसे ही हो जाए उसके बाद रिलैक्स होकर के आप फॉरगेटन हीरो सुभाष देखिए कि नहीं देखी? नहीं देखी? क्या देखा आप लोगों ने? एक मूवी जरूर देखना आप, फॉरगेटन हीरो सुभाष, बहुत शानदार मूवी है, आपको लगेगा, मतलब वो कितने 3 घंटे की मूवी है। अभी मत देख लेना, अभी एग्जाम है, एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम के बाद आप फॉरगेटन हीरो सुभाष और लीजेंड ऑफ भगत सिंह, और एक और देखिएगा द गांधी, हॉलीवुड ने वैसे बनाया इसको, गांधी जी के ऊपर, बहुत शानदार मूवी है। ये 3 मूवियां आप लोग को रिकमेंड कर रहा हूँ। एक और लिख लो, सरदार, सरदार बनाई गई देश के जो आजादी के टाइम पीरियड पे थी,
अभी 3-4 ही बता रहा हूँ, बाकी फिर आपको और बताऊंगा। हर एक टॉपिक पे मूवियाँ बनी हुई हैं आज के टाइम पे। अभी पोन्नी सेल्वम आई हुई है, पोन्नी सेल्वम देखनी चाहिए लोगों को। अब ऐसी मूवी हम देख रहे हैं, ये पूरा चोल साम्राज्य के ऊपर बनी हुई है, सुंदर चोल और आपको पांड्य उस समय का षड्यंत्र और थोड़ा सा राजेंद्र चोल। पोन्नी सेल्वम मैंने बताया था राजराज चोल के बारे में बताया गया। तो अब ये कहानियां थोड़ा सा आप इतिहास से जुड़ी हुई हैं। जरूर देखो इतिहास में बहुत सारा मिर्च मसाला डाल के इन कहानियों को बनाया गया, बट ओवरऑल ये आपको कम से कम सिनेमा, साहित्य, इंटरटेनमेंट, आप कुछ ऐसा करिए जो आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ। ठीक है, ये वाली मतलब PS1 पहले देखना, फिर PS2 देखना। अभी मत देखना, एग्जाम के बाद देखना। अभी पता चला आप लोग देखने चले गए, बाद में मेरा जो है कह रहे हैं। हाँ, अमित जी को दिखाइए, अमित जी। और आप ये देखना, मैं क्या बोल रहा हूँ, द फॉरगेटन हीरो सुभाष। खुश हो जाओगे कि सर क्या मूवी बता दी। सुभाष चंद्र बोस, वो व्यक्तित्व और कैसे पूरा आपको फील होगा उस समय। मतलब मैं यदि सभी मूवियाँ अच्छी हैं जितनी मैंने आपको बताई। जब गांधी देखोगे, गांधी में भी हॉलीवुड वाली देखना, एक हिटलर टू गांधी है, एक विदेश के विभाजन में भी बनी हुई है, वायसराय। उसमें जो उस समय विभाजन हुआ था, परिस्थितियां थी, वो मूवी भी बड़ी शानदार है। तो कुछ मूवी अच्छी हैं। सरदार देखिएगा, सुभाष सरदार पटेल, आपको समझ में आएंगे कि क्या व्यक्ति था ये। आज़ादी के टाइम पे कैसे परेश रावल ने रोल अदा किया है। वही परेश रावल को हेरा फेरी में देखिए, जहाँ बाबूराव बना रहता है, वही परेश रावल आप सरदार में देखिए। तो कुछ बड़ी पर्सनालिटीज हैं, भी देखेंगे, ऐसी तो आपको फायदा होगा। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। आपको पता है कि जब कांग्रेस पद से इस्तीफा दिया था तो 3 मई 1947 को इन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली थी। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक। भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में थे। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कब बना? 1928 में, फिरोज शाह कोटवाल। तो इसके आपके दोनों कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या करने का प्रयास किया? ठीक है, तो ये है गोपीनाथ साहा। ये थोड़ा सा कुछ ऐसे आ जाते हैं जो ऑलरेडी आपको नहीं पता है। देखिए 12 जनवरी 1924 में कलकत्ता में जो है गोपीनाथ साहा के द्वारा एक भारतीय क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के, ये उस समय कमिश्नर थे जिनका नाम था चार्ल्स टेगार्ड, इसको जो है इन्होंने हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे ये। दुर्भाग्य से दूसरे को गोली लग गई। इनको गोली मारना चाहा तो अर्नेस्ट डे थे आपके, उनको गोली लग गई। वो अंग्रेज नागरिक थे, मतलब वहीं पे वो कोई अधिकारी नहीं था, उसको गोली लग गई और इसके बाद फिर ये जो है बच गया था। गोपीनाथ साहा का नाम इसमें आता है। नेक्स्ट अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर को ही गोली चला दी? ठीक है, ये भी एक क्रांतिकारी थी 1932 में, बीना दास, बड़ा फेवरेट नाम है। फरवरी 1932 में बीना दास के द्वारा दीक्षांत समारोह उपाधि के समय अपने नजदीक, बहुत नजदीक पहुंच गए और इन्होंने जो है निपटा दिया। नेक्स्ट है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये एक पर्सन है, श्याम जी कृष्ण वर्मा। इनका योगदान नहीं भूला जा सकता है। इन्होंने इंग्लैंड जाकर के भारत के लिए बहुत सारा काम किया, उन्हीं में से एक है आपके। ठीक है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। गदर पार्टी किसने स्थापित की? तो गदर पार्टी की स्थापना करने वाले पर्सन आपके लाला हरदयाल। ठीक है, ये आपको पता है, ये इन्होंने कहाँ पे किया? अमेरिका में। अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने ये पार्टी बनाई और इन्होंने गदर नामक एक पत्र भी निकाला था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वो कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की? विदेश में किसने सरकार बनाई? ये व्यक्ति थे राजा महेंद्र प्रताप, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में। अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा, इनके सहयोगी थे बरकतुल्ला, उनके द्वारा जो है प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पीरियड पे पहली अस्थायी सरकार बनाई गई, पैरेलल गवर्नमेंट बनाई गई। इसमें महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति बने और बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, तो एक अस्थायी सरकार बनाई गई थी। जर्मनी और रूस ने मान्यता भी दी थी ये भारत की गवर्नमेंट है, क्योंकि जर्मनी और रूस उस समय ब्रिटेन के विरोधी थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? भीखाजी रुस्तम कामा। इनके बारे में भी आपको पता होगा। ये भारत की क्रांतिकारी महिला है जिन्होंने यूरोप व अमेरिका में क्रांति का संचालन किया। 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ड, एक जगह है जर्मनी में, वहां पर अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का में हिस्सा लिया और भारत के पहले झंडे को फहराया स्टुटगार्ड में। ठीक है, तो भीखाजी, मैडम भीखाजी कामा से भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है, और लगातार 30 वर्षों तक पेरिस वाले क्षेत्र में भारत को लेकर काम करे। ये एक जहाज है कामागाटामारू। ठीक है, अभी पिछले कुछ दिनों की 1-2 साल पहले कनाडा ने इसके लिए माफी भी मांगी है भारत सरकार से। तो कामागाटामारू क्या है? देखिए, कामागाटामारू आपका ये एक कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। अब ये प्रकरण क्या था? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक भारतीय थे गुरदूप सिंह, उन्होंने किराए पर इसको लिया था कामागाटामारू को, और 376 यात्रियों को बैठा करके कनाडा के एक बंदरगाह में जाना था, वैंकूवर में। और जहां पर ये पहुंचे, जब तट पे पहुंचे तो कनाडा की पुलिस ने इनको वापस भेज दिया, ये वापस जाओ, यहाँ नहीं उतर सकते आप। ठीक है, तो जिसके बाद जो है ये वहां प्रवेश नहीं कर पाए, बहुत सारे लोग रास्ते में खत्म हो गए, मर गए। बाद में बहुत सारे लोग अमेरिका में जा करके अमेरिका के तटों पर रुके थे। तो कामागाटामारू प्रकरण है, ध्यान रखिएगा, एक जहाज था जहां पे कनाडा की यात्रा पे भारत के लोग गए थे। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस लीग। इसकी स्थापना किसने की? तो रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस के द्वारा जो है 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए इन्होंने टोक्यो में एक सम्मेलन आयोजित कराया। और यहाँ पर बाद में आपको पता है कि फिर आजाद हिंद फौज बनती है, यही आपको जाकर के आगे चल के 1943 में जब सुभाष पहुंचते हैं। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन। इससे भी क्वेश्चन बहुत सारा आता है। बंगाल विभाजन आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ? अब देखो, यहाँ पे 3-4 तिथियां लिखवा रहा हूं, पहले तिथियां लिख लो। पहली तिथि लिख लेना है 20 जुलाई की। 20 जुलाई ये क्या है? ये किस चीज की तिथि है? 1905। बंगाल का देखो विभाजन किया गया था, धार्मिक आधार पे और भाषाई आधार पे दोनों। ये वो डेट है 20 जुलाई जब निर्णय लिया गया था कि बंगाल का विभाजन कर देना है। ठीक है, फिर दूसरी तिथि है 7 अगस्त को। 7 अगस्त में कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है भारत वालों ने कहा कि भैया बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, हम स्वदेशी आंदोलन करेंगे। तो अगली डेट है 7 अगस्त की। 7 अगस्त की जब भारतीयों के द्वारा सुरेंद्रनाथ बनर्जी बड़े इसमें एक्टिव थे, उन्होंने इसका बहिष्कार करने की बात कही कि हम बहिष्कार कर देंगे बंगाल विभाजन का। ठीक है, तो अंग्रेजों ने एक ना सुनी, उन्होंने कहा कि ये सब क्या है, कुछ नहीं। इसके बाद कहते हैं 16 अक्टूबर को ये प्रभावी हो गया। प्रभावी हुआ कब? 16 अक्टूबर को। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस दिन प्रारंभ करने की तिथि क्या थी? तो वो तो थी 20 जुलाई। ठीक है, 20 जुलाई आपकी प्रारंभ करने की तिथि थी। 7 अगस्त आपकी किस चीज की थी? 7 अगस्त थी स्वदेशी आंदोलन के प्रस्ताव की, कि स्वदेशी आंदोलन चलाया जाएगा। और 16 अक्टूबर क्या थी? ठीक है, नेक्स्ट है 16 अक्टूबर आपकी जिस दिन से प्रभावी हुआ बंगाल विभाजन, मतलब बंगाल विभाजन हो गया। ठीक है, धार्मिक और भाषाई आधार पे, क्योंकि बंगाल उस समय केंद्र बिंदु बनकर के उभर रहा था, तो इस कारण से पूरा का पूरा काम किया गया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ये पर्सन भी थे आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये पर्सन कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, लीडर कौन थे इसमें? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? ठीक है, तो ये कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। स्वदेशी आंदोलन का इन्होंने विरोध किया था और ये चाहते थे कि पूरब और पश्चिम साथ में मिलकर रहे, लेकिन बाद में इनका भी भ्रम टूट गया और ये भी भारत के जो है बाद में नाइटहुड की उपाधि वापस करते हैं ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो इन्होंने बाद में अपनी उपाधियां। ठीक है, नेक्स्ट है बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार करने का सुझाव किसने दिया? कि सबसे मतलब कि स्वदेशी आंदोलन में कि जितनी भी विदेशी वस्तुएं हैं सबका बहिष्कार करो, ये कृष्ण कुमार मित्र थे। ठीक है, इनके द्वारा ये कि बंगाल में जितनी भी, इन्होंने एक जो है पत्रिका लिखी थी संजीवनी, उस संजीवनी पत्रिका में इन्होंने बताया था कि भैया विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दो। नेक्स्ट है ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन। ये किससे जुड़े हुए थे? तो बहुत सारे पत्रकार आपके जुड़े हुए थे, जिसमें से H.W. नेविंसन आपके स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए। आगे मैं लुई फिशर और बेब मिरल और फिर गांधी जी के साथ भी एक पत्रकार था, उनके नाम भी बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? तो इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, गरम दल और नरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो अधिवेशन था आपका सूरत अधिवेशन। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, दादा भाई नौरोजी के बारे में आप शायद जानते हो, ये इंग्लैंड गए, चुनाव लड़े और इंग्लैंड की संसद में भी बैठे, पता है कि नहीं? ये पहले भारतीय थे जो लिबरल पार्टी के तरफ से फिन्सबरी ब्रिटेन में एक जगह, वहां से चुनाव लड़े थे और ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर बैठने वाले पहले भारतीय।
दादा भाई नौरोजी, ठीक है। बाकायदा इंग्लैंड में चुनाव जीत के आए थे और वहीं पे संसद में बैठे, और 3 बार ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। एक तो दूसरा अधिवेशन 1886 के अध्यक्ष रहे, इसके बाद 1893 और 1906, इन 3 पे अध्यक्ष रहे आपके, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट अगला है गरम दल और सूरत का फूट हुआ था 1907 का अधिवेशन था। वैसे फूट तो 6 में ही पड़ जाती, लेकिन 6 में बच गए, 7 में जो है आपका स्थिति खराब हो गई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो ये भी एक बड़ा कठिन क्वेश्चन है कि भैया किसने बनाया इसको। ये तो नवाब थे, नवाब सलीमुल्लाह खान बांग्लादेश में थे आपके। तो अक्टूबर 1906 में आगा खां एक पर्सन थे, इनके ही जो है मंत्री थे, उनके नेतृत्व में मुसलमानों को शिमला में एक प्रतिनिधि मंडल बुलाया गया और वहीं पर बोला गया कि भाई मुसलमानों के लिए भी एक संस्था होनी चाहिए। तो मुस्लिम लीग बनाई गई कि मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो सके, कुछ भी हो सके। तो ढाका में एक अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन बनाया गया और दिसंबर 1906 के दौरान इसी के आगा खां को पहला अध्यक्ष बनाया गया और नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में आपका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सलीमुल्लाह खां थे, आगा खां थे, मोहसिन उल मुल्क थे, ठीक है, ये सब आपके नाम आते हैं। माल्य मिंटो कब आया? 1909 में आया, ठीक है। पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था इसी के तहत की गई। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति को यहाँ पे। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो ब्रिटिश काल में पहले राजधानी आपकी पटना में नहीं थी, कलकत्ता में थी। हर चीज पटना में थी, कलकत्ता में कहाँ थी? पटना भारत की सबसे पहली राजधानी है, मगध साम्राज्य की राजधानी है, राजगीर और पटना, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश काल में पहले राजधानी यहाँ थी। और यहाँ पे आपको पता होगा फिर इसके बाद जॉर्ज पंचम आए थे भारत 12 दिसंबर 1911 को। जब जॉर्ज पंचम भारत आए 12 दिसंबर 1911 को, तो राजधानी परिवर्तित कर दी। राजधानी कलकत्ता से कहां ले आए? दिल्ली, क्योंकि ये कलकत्ता गढ़ बन रहा था राष्ट्रवादी आंदोलन का, तो इस कांड से सुरक्षा और बहुत सारी कांड से। तो दिल्ली राजधानी 1912 में बन गई भाई। 1912 में दिल्ली राजधानी, बिहार को भी बंगाल से अलग कर देते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका। तो जब ये राजधानी परिवर्तन करा रहे थे, तो राजधानी परिवर्तन के समय पे इस समय जो वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, तो लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंक दिया गया दिल्ली में। राजधानी परिवर्तन आ रहे थे दिल्ली, तो बम फेंक करके इनका स्वागत किया गया। तो इनका नाम है लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चांदनी चौक में बम फेंका गया। नेक्स्ट है अतिवादियों और उदारवादियों यानी गर्मपंथी और नरमपंथियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में कौन प्रमुख शिल्पी था? किसने इन दोनों को मिलाया? 1907 में तो कांग्रेस विभाजित हो गई गर्मपंथी और नरमपंथियों में। इसके बाद एनी बेसेंट और तिलक दोनों ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था और उसके बाद ये फिर से एक साथ आ गए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1916 में एक अधिवेशन हुआ था आपका। 1916 में अधिवेशन लखनऊ समझौता बोला जाता है। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इस सम्मेलन में सब एक साथ आ गए, ठीक है। और इसमें से मतलब कांग्रेस से गर्मपंथियों को निष्कासित कर दिया गया था, फिर से उनको वापस बुलाया गया। तो एनी बेसेंट और तिलक दोनों की महती भूमिका है। और इसी दौरान जो है जो आपकी मुस्लिम लीग थी वो भी इसके भी इस मंच के साथ जुड़ जाती है। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आंदोलन तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा दोनों के द्वारा प्रारंभ किए गए, ठीक है। 1916 में तिलक ने चालू किया था, अप्रैल 1916 में तिलक का चालू हुआ था, अप्रैल 1916 महाराष्ट्र वाले रीजन में, और सितंबर 1916 में इनका चालू हुआ था होम रूल लीग। 2 पत्रिकाएं बना दोनों ने ली जिसके कारण इनका प्रकाशन किया। एक तो एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये 2 पत्रिका आपकी एनी बेसेंट की हैं। तिलक की जो आपकी है, तिलक की है आपकी मराठा और केसरी, मराठा एंड केसरी तिलक की, यहां से इन्होंने प्रचार किया। नेक्स्ट है 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रखा? ठीक है, स्वराज्य सभा रखा ऑल इंडिया होम रूल लीग।
ऑल इंडिया होम रूल लीग में। ठीक है, तो होम रूल आंदोलन जो अखिल भारतीय होम रूल लीग और एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन के तौर पे ये जो है आपका, इसने स्वराज सभा बाद में इन्होंने अपना नाम रखा। नेक्स्ट है गांधी जी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रह करके कौन सा पत्र निकाला? तो इसका नाम था इंडियन ओपिनियन, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, इंडियन ओपिनियन, और ये आपका गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी सब में बनता था। 1904 में गांधी जी ने डरबन में फिनिक्स फॉर्म की भी स्थापना की। फिनिक्स फॉर्म कब? 1904। नेक्स्ट है गांधी जी कितने साल रहे अफ्रीका में? बताए भाई, कितने साल रहे? कब गए थे यहां से? 1893 में गए। कब आए यहाँ पे? 1915 में आए। कितना गैप रहा दोनों का? 24 साल की उम्र में चले गए थे। एक मुकदमा था दादा अब्दुल्ला का, तो दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने अफ्रीका के डरबन गए थे और फिर लौटे कब? आपके जनवरी 1915 में। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 21 साल रहे गांधी वहां पे, लगभग 21 साल गांधी वहां पर रहे। तो आंसर इसका 21 साल। क्लियर, स्पष्ट है? अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में आपको पता है कि नस्ल भेदभाव था, गोरा काला। ठीक है, तो ट्रेन की प्रथम श्रेणी का टिकट इन्होंने खरीद लिया। वकील आदमी, पैसा था, तो प्रथम श्रेणी में चल रहे थे, लेकिन फिर इनको सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित किया गया। फिर सामान्य श्रेणी में इन्होंने प्रतिरोध कर दिया। गांधी मूवी देखना, उसमें पूरा सीन का फिल्मांकन शुरू यहीं से होती है मूवी कि गांधी एक तो जब विरोध किया तो वहीं से एक मोहनदास, एक लड़का गांधी बन जाता है। यदि फेंकते नहीं तो शायद ये गांधी बनता नहीं। ठीक है, तो ये जगह है पीटर मार्टिसबर्ग। इसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे। तो पीटर मार्टिसबर्ग रेलवे स्टेशन था, वहां गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन में निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम क्या है? मतलब ये कालानुक्रम से भी क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले तो चंपारण हुआ 1917 में। अहमदाबाद कब हुआ आपका? 1918 में, फरवरी मार्च में 1918 में हुआ, फरवरी मार्च। ठीक है, फिर खेड़ा भी आपका मार्च में हुआ, ये 22 मार्च को हुआ 1918 में। और असहयोग आंदोलन आपका 20 से 22 तक चला है, अगस्त 1920 से 22 तक ये आपका असहयोग चला है। ठीक है, तो क्रम से लगा लो क्या। ये फरवरी में है आपका, अहमदाबाद पहले हुआ है और फिर खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, असहयोग, चाका, ये क्रम है। महात्मा गांधी भारत का पहला सत्याग्रह कौन सा था? महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण। गांधी सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटने के बाद पहला प्रथम सत्याग्रह बिहार के चंपारण से चालू किया 1917 में। ठीक है, और लखनऊ में गांधी जी से एक पर्सन थे जिनका नाम था, क्या नाम था? राजकुमार शुक्ल। लखनऊ में एक अधिवेशन था, गांधी जी वहां गए थे और वहीं पे राजकुमार शुक्ल मिले गांधी जी से। और गांधी जी से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि प्रभु हमारी हालत खराब है, किसानों ने एक अनुबंध कर रखा है, 3 कठिया प्रणाली, मानते नहीं है, नील की खेती जबरदस्ती करा रहे हैं, कह रहे 3/20 भाग में नील की खेती करो, हमारी हालत खराब है, हमें बचाओ। तो गांधी पे पहुंच गए। ठीक है, तो ये आपको अनुबंध से और अनुबंध से मुक्त करने के लिए कि भैया ये 3 कठिया प्रथा को खत्म किया जाए और जबरदस्ती इनसे टैक्स ना वसूला किया जाए। तो किसानों के उत्पीड़न से विरोध में महात्मा गांधी ने, यहीं से गांधी ने अपना शुरुआत किया। नेक्स्ट है निम्न गांधी का पहला सत्याग्रह हो गया। स्वाधीनता के दौरान गांधी जी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। इनका नाम था रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। आप देखना इनके बारे में जो है उस मूवी में दिखाया गया है। दीन बंधु एंड्रयूज भी इनका नाम रहता है। ठीक है, और ये सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो है अब दिल्ली में, वहां पर ये टीचर भी थे। सेंट स्टीफेंस में इन्होंने पढ़ाया भी था। तो भारतीयों के साथ गहरा लगाव था, हर तरीके से भारतीय बनना चाहते थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी जी इनके घनिष्ठ संबंध थे, मित्र थे।
और दक्षिण अफ्रीका में कुछ समय तक गांधी जी के फिनिक्स फॉर्म पे भी ये रहे, और इसके बाद जब भारत यात्रा गांधी जी ने की तो उसमें भी ये सम्मिलित रहे, भारत यात्रा में भी। और कहते हैं कि जिस तरीके से गरीबों के प्रति ये चिंतित रहते थे तो गांधी जी ने इनका नाम दीन बंधु एंड्रयूज कर दिया कि तुम गरीबों को बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो वहीं से इनका नाम दीन बंधु एंड्रयूज हो गया। 1925 से 1927 में जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे दीन बंधु एंड्रयूज। और इसके बाद गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेने के लिए गांधी जी के साथ गए थे लंदन 1932 में। तो गांधी जी के परम सहयोगी है चार्ली एंड्रयूज। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप फिर ब्लैंक हो जाओगे, ध्यान रखना, पूछा जा चुका है ऑलरेडी। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया? तो विरोध करने वाले लोग भी थे, एनजी रंगा साहब थे। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के दौरान ही इनको क्या किया गया था, महात्मा की उपाधि मिली थी, एनजी रंगा साहब ने इसका विरोध किया। ठीक है, नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सम्मेलन के सत्र की अध्यक्षता किसने की? अखिल भारतीय किसान आंदोलन की, इनका नाम है स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये नाम भी याद रखेगा। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष की स्थापना की, जिसका नाम अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। ठीक है, और बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनके अध्यक्ष थे। और आंध्र प्रदेश में किसान आंदोलन के अगुआ थे, कृषि क्षेत्र की समस्याओं से जुड़े हुए थे। एनजी रंगा को महासचिव चुना गया था, लेकिन एनजी रंगा ने बाद में इसका जो है एनजी रंगा इसी से जुड़े हुए थे किसान आंदोलन से, तो सहजानंद सरस्वती को अध्यक्ष बनाया गया था किसान आंदोलन का। नेक्स्ट है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ मिली? तो वल्लभ भाई पटेल के टाइम पीरियड पे किसान आंदोलन हुआ था, बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, और गांधी जी भी इसमें जुड़े हुए थे। कहते हैं कि वहां की बारदोली की जो महिलाएं थी उनके जो है ओर से, उनकी ओर से गांधी जी के द्वारा सरदार कहा गया इनको। ठीक है, तो गांधी जी ने दी थी। ठीक है, गांधी जी ने दी थी, लेकिन बारदोली की महिलाओं के वजह से, यदि कहीं बारदोली की महिलाओं, हाँ, उनके द्वारा, गांधी जी के द्वारा इनको सरदार बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट है भारत ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष थे, तो ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में की गई थी। 31 अक्टूबर 1920 को इसकी स्थापना की गई। 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में स्थापना की गई थी। आपको पता ILO बना था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है वो बना था 1919 में, और श्रमिकों को एकजुट करने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए ये संस्था बनाई गई। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया गया? ठीक है, रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो आपको पता होगा कि रॉलेट एक्ट में क्या हुआ था, बोला गया कोई कानून नहीं, कोई वकील नहीं, कोई जलील नहीं, कुछ नहीं कर सकते, ना कोई दलील ना कोई कानून, कुछ भी नहीं, किसी को पकड़ के कभी भी उठा के जेल में डाल देंगे। ठीक है, तो ये आपका रॉलेट एक्ट, काला कानून, क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तो 1917 में जो है एक पर्सन थे सर सिडनी रॉलेट, वो न्यायाधीश रहे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इन्होंने कहा भैया भारत के आतंकवाद को खत्म करना है, उग्रवाद को खत्म करना है, तो एक प्रभावकारी योजना बनाई। 1919 में इन्होंने रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसके तहत बोला गया कि जब चाहें किसी को उठा के जेल में डाल देंगे, ना तो कोई मुकदमा चलेगा, सरकार जब चाहे तब तक वो चल सकता है, ना कोई वकील रहेगा, ना कोई अपील रहेगी, ना कोई दलील रहेगी, सरकार की चलेगी। फिर इसका विरोध हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के दौरान पे। ठीक है, आपको पता होगा कि फिर जो है सतपाल सिंह और कई सारे लोग जो है इसमें जुड़ गए जलियांवाले क्षेत्र में। तो 13 अप्रैल 1919 को जो है ये कांड हो गया, हत्याकांड हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन जिम्मेदार था इसमें? जनरल ओडायर। इसको मारा किसने? उधम सिंह के द्वारा। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी उधम सिंह के द्वारा नरसंहार का बदला लिया गया, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को, माइकल ओडायर को, वो जनरल डायर नहीं था, ये माइकल ओडायर था जो उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसको मारा था इसने। ठीक है, बाद में मृत्युदंड दे दिया गया था उधम सिंह को। ये आपकी खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? पता है, खलीफा एक पद होता था टर्की वाले क्षेत्र में। प्रथम विश्व युद्ध में टर्की हार गया, उसके ऊपर बहुत सारी सेब्रे की संधि ला दी गई, और सेब्रे की संधि के दौरान जो है उसके ऊपर एक क्या हुआ, खलीफा को जो है कि मुसलमान खिलाफत का मतलब ये मुसलमानों के एक धार्मिक गुरु के तौर पे थे। जब खिलाफत समाप्त हुई तो भारत या विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में इसको लेकर मूवमेंट चालू हो गया। तो इसका उद्देश्य था कि भैया तुर्की में खलीफा का पद फिर से स्टैब्लिश कर दिया जाए।
तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई, शौकत अली, मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो इसमें शौकत अली और मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद, इन तीन लोगों का नाम आपका आता है। ठीक है, बट मुख्य नाम जो इसको स्टार्ट करने का शौकत अली और मोहम्मद अली का आता है। क्लियर है? खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने में ये दो लोग फेमस थे। निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया? असहयोग के प्रस्ताव को किसने पारित किया? ये थे आपके वीसी पाल। ठीक है, 1920 में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया था। CR दास, चितरंजन दास ने पहले इसका विरोध किया। इसके बाद फिर दिसंबर 1920 में नागपुर में फिर से एक वार्षिक सम्मेलन हुआ। इसमें जो है आपका CR दास के द्वारा ही इसको क्या कर दिया गया था, जो है फिर से वो किया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में रुकिए, यहाँ पे इसका सही आंसर होगा CR दास। मतलब CR दास ने ही क्या किया, पहले इसको रिजेक्ट किया, बाद में इसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, दिसंबर वाला जो सम्मेलन नागपुर का हुआ था वहां पे इसको, सितंबर वाले में इसको रिजेक्ट किया था, सितंबर 1920 में रिजेक्ट और दिसंबर 1920 में एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो ये आपका असहयोग आंदोलन को लेकर के क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के विरुद्ध गांधी जी का निंदा प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये है डी मुंजे, डॉक्टर मुंजे के द्वारा, डॉक्टर मुंजे के द्वारा, डी मुंजे के द्वारा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1 अगस्त 1920 को, ये डेट याद रखिएगा। कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन से 3-4 पॉइंट बता रहा हूं। 1 अगस्त 1920। दुर्भाग्य से ये आंदोलन चल रहा था, बहुत बढ़िया चला, बहुत सारे जो है इसमें रचनात्मक कार्यक्रम थे, बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव कार्यक्रम थे, लेकिन 4 फरवरी 1922 तक में जो है ये आंदोलन हिंसा की ओर बढ़ने लगा। भारत के एक क्षेत्र में हिंसा हुई, चौरा चौरी गोरखपुर में एक गांव है, वहां पर जो है बहुत सारे लोग जो है मिल करके एक पुलिस चौकी को आग लगा दी उन्होंने। फिर गांधी जी ने इस आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया। ठीक है, तो डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ला गया कि वापस ले लिया, अभी तो हम मौका था, अंग्रेज चले जाते, ये होता वो होता। पर गांधी जी कहे कि भैया अब लोग उग्र हो चुके हैं, आग लगा दिए, कुछ कर दिए, तो फिर बात बिगड़ जाए। चौरा चौरी में पुलिस गोलीकांड कब हुआ है आपका? 4 फरवरी में हुआ है, 1922 में हुआ है। ठीक है, इसके बाद दूसरी घटना आपकी है उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, ये भी वही घटना है आपकी पूरी की पूरी। ठीक है, और देखो सिंपल सा मामला समझिए, हुआ क्या था। दरअसल एक जत्था निकल रहा था, उस जत्थे में बहुत सारे लोग जो है आंदोलन कर रहे थे, तो पुलिस ने सबसे पहले गोली चला दी, जत्थे के साथ दुर्व्यवहार किया और जुलूस के साथ गोली चला दी गई। भीड़ उत्तेजित हो गई, और जब भीड़ उत्तेजित हो गई पुलिस पे हमला बोल दिया गया। सिपाही भाग करके थाने में घुस गए, जिस थाने में वो घुस गए उसी थाने में आग लगा दी। तो पहले जो घटना घटी थी वो भीड़ के द्वारा, मतलब सबसे पहले गोलीकांड हुआ, गोलीकांड के बाद उग्र भीड़ के द्वारा थाने को जला दिया। ठीक है, और लगभग 22 पुलिसकर्मी इसमें जल के मर गए। ठीक है, और फिर इसके बाद गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी को यह आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने 12 फरवरी को यह आंदोलन वापस ले लिया। फिर गांधी जी की हो गई गिरफ्तार। ये आदमी था, यही आदमी जिम्मेदार था। 10 मार्च को गांधी जी गिरफ्तार हो गए, और गिरफ्तार होने के बाद गांधी जी को डाल दिया गया 6 साल के लिए जेल। चलो भाई, गांधी जी चले गए जेल, बाद में बीमार पड़ गए, छोड़ दिए गए। ठीक है, तो इसका यही क्रम है, पहले गोलीकांड हुआ, फिर थाना को जलाया, फिर ये आंदोलन खत्म हुआ, फिर इसके बाद एक घटना भी कई बार बहुत बेकार हो जाती है। अभी आप याद करिए किसान आंदोलन खत्म ही हो गया था। 26 जनवरी के दिन कितनी बुरी घटना हुई, लाल किले में जाके झंडा फहराए, और उसके बाद से जो है ऐसा लग रहा था आंदोलन खत्म, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट था टिकैत साहब का रोना और लोगों का आके बैठ जाना। अभी आपने देखिए ये जो चल रहा है रेसलर वाला, कुश्ती वाला, जो पूरा का पूरा चल रहा है, किसमें देखो कुछ भी हो, जैसे क्योंकि जो घटना, जैसे कुछ भी मेरे साथ में जो यार या फिर कुछ भी घटना हो रही, उसको खत्म होते ही तुरंत पे एक्शन लेना चाहिए, किसी से शिकायत करनी चाहिए। लेकिन सारा सब कुछ खत्म, मेडल, दुनिया भर की चीजें
बाद ऐसे अचानक, लेकिन सरकार तो एक्शन नहीं ले रही ना। अरे तो इनको भी तो कुछ जनवरी का मामला था, कुछ भी नहीं एफआईआर ही नहीं लिखी जाएगी तो कैसे होगा। एफआईआर लिखते लिखते 3 महीने हो गए थे। जनवरी का मामला है, अभी का थोड़ा ना है। जनवरी में बैठे, सरकार ने आश्वासन दे दिया, चले गए। भाई कोई बात मेरे साथ घट रही है तो कम से कम मेरी बात तो सुनो। फिर इसके बाद किसी के ऊपर इतने संगीन आरोप लगे, उसे हटाओ पहले उस पद से। अब वैसे भी वो 1.5 महीने का पद बचा है, ज़्यादा दिन बचे नहीं। फिर से उसमें नहीं तो फिर से चुना ही जाएगा खुद ही। तो जहाँ तक ये गलत है इसमें, मतलब पॉलिटिकल तो बाद में बन जाती हैं चीज़ें, सब मुद्दे को उठाते हैं बाद। कुछ स्टूडेंट सपोर्ट करने आ रहे हैं कि उनके अलग ही नारे चल रहे हैं, आज़ादी वाले नारे चल रहे हैं उनकी, कल के वीडियो से जो देख। हाँ, उस पर बाद में बात करेंगे। चलिए, स्वराज्य पार्टी का गठन की असफलता, ठीक है। असहयोग आंदोलन जब असफल हो गया तो स्वराज्य पार्टी गठित कर दी गई, ठीक है। किसके द्वारा गठित की गई? CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। कब गठित की गई? 1923 में। 1923 में आपकी गठित की गई, ठीक, क्लियर है। इसके अध्यक्ष बन गए। और इसके बाद नेक्स्ट अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया? तो यही 2 लोग थे, मोतीलाल नेहरू और CR दास, ठीक है। इन दोनों के द्वारा ये बनाया गया। इसमें मदन मोहन मालवीय भी सम्मिलित थे। मदन मोहन मालवीय थे, लेकिन मेन CR दास और वही थे। इन लोगों ने कहा भैया हम अब अलग से पार्टी बनाएंगे, गांधी जी के साथ ठीक नहीं है, जैसे ही मामला सही होता है आंदोलन वापस ले लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने खुद पार्टी बनाई थी और इनका उद्देश्य था कि अब अंग्रेजों के साथ रहना, चुनाव लड़ना, अंदर जाना, वहां पे बवाल करना, ये सारे उद्देश्य थे। इसके बाद साइमन कमीशन के बारे में आपको पता, 1919 का अधिनियम पारित हुआ था, मॉन्टेस्क्यू चेमफोर्ड सुधार। उसकी हर 10 साल में क्या करना था? हर 10 साल में समीक्षा करनी थी। तो 1919 की जो समीक्षा थी वो समीक्षा कब होनी चाहिए थी? 1929 में, लेकिन 2 साल पहले ही आ गए, 2 साल पहले ही आ गए 1927 में। लेकिन दिक्कत क्या थी? सारे के सारे अंग्रेज थे, 7 सदस्य थे टोटल साइमन कमीशन में, कोई भारतीय था ही नहीं, सब अंग्रेज ही थे। अपने आप को खुद ही वो समीक्षा करने आए थे अपने कानून को। तो इस कारण से जो है इसका बहिष्कार हुआ, श्वेत कमीशन कह के इसको बताया गया। 3 फरवरी 1928 को ये बम्बई पहुंचा। जैसे ही बम्बई पहुंचा वहां पे विरोध हुआ, विरोध में लाठीचार्ज हुआ और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है, कांग्रेस में पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। तो आपको पता होगा कि 1929 में जो है आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था और लाहौर के अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। इसी अधिवेशन में बोला गया भैया हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए और 26 जनवरी 1930 के बाद से क्या किया गया? आपका जो है पूर्ण स्वराज्य किया गया, ठीक है। देखो सिंपल सा मामला, 1928 में जब ये साइमन कमीशन का विरोध हुआ तो अंग्रेजों ने कहा भाई अपना कानून खुद बना लो, आप लोग इतने योग्यता तो रखते नहीं हो। तो मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, ये लो हमारा कानून ये रहा, ठीक है। लेकिन फिर उसको स्वीकार नहीं किया तो इन्होंने अल्टीमेटम दिया कि भैया हमें इसके बारे में जवाब दो, नहीं दोगे तो हमें पूरी आज़ादी चाहिए। तो पूरी आज़ादी के लिए फिर लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को जो है पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया और ये कहा गया, रावी नदी के किनारे भारत का झंडा फहराया गया और बोला गया कि 26 जनवरी से प्रत्येक वर्ष हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ठीक है। और 26 जनवरी 1930 को ही पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया जाता है। इसी कारण से भारत का संविधान 26 जनवरी के दिन पारित किया गया। तो 1929 सही होगा इसका, ठीक है। दांडी यात्रा, दांडी यात्रा आपको पता है 12 मार्च को चालू हुई थी। कब चालू हुई थी? 1930 को। गांधी जी को फिर एक बार जोश आया, ठीक है। और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया और साबरमती आश्रम से उन्होंने लगभग जो है 24 दिनों लंबी यात्रा की, 6 अप्रैल को पहुंच गए। 6 अप्रैल 1930 तक की यात्रा की, टोटल 24 दिन की यात्रा। बोला भाई अंग्रेज बहुत गड़बड़ कानून बना रहे हैं, हम इनकी सविनय अवज्ञा करेंगे, इन कानूनों को नहीं मानेंगे। सबसे पहले नमक का कानून तोड़ा गया, ठीक है। तो नमक का कानून दांडी पहुंच करके गांधी जी ने तोड़ दिया। इसके अलावा बाकी लोगों ने भी दूर दूर तक गए, जैसे तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, वो बोले हम भी तोड़ेंगे नमक का कानून, तो तमिलनाडु में उन्होंने लीड किया। तो कई जगहों पे आंदोलन हुआ था आपका, ठीक है। वहां पे तिरुचिरापल्ली तक गए थे, नमक यात्रा हुई थी। तो हर जगह नमक यात्राएं चालू होनी है, गांधी जी का टाइप है। क्लियर है, स्पष्ट है दांडी मार्च, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट। गांधी इरविन समझौता हुआ था, बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो गया। अंग्रेजों के हाथ पांव फूलने लगे, उन्होंने बोला जल्दी से जल्दी इसको सुलझाओ मैटर को। तो सुलझाने के चक्कर में इन्होंने क्या किया, उस समय लॉर्ड इरविन थे, तो गांधी जी ने फरवरी 1931 में इरविन के साथ एक क्या कर दिया, एक समझौता में हस्ताक्षर कर दिया, ठीक है। 8 बार, लगभग 15 दिनों में 8 बार ये वार्ता हुई।
5 मार्च को ये समझौता लागू हो गया। 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को समझौता बना दिया गया और उसमें लिख दिया कि भैया कांग्रेस क्या करेगी, सबने अवज्ञा आंदोलन खत्म कर देगी। गांधी जी क्या करेंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। हम क्या करेंगे, जितने लोगों पे हमने चार्जेस लगाए, केस लगाए, उन सबको रिहा कर देंगे। इसी में बात थी कि भाई इसी में भगत सिंह की फांसी को भी माफ करवाना चाहिए था, लेकिन वो गांधी जी असफल रहे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया? तो ये मैंने आपको बताया, वल्लभ भाई पटेल है। कराची अधिवेशन, और ये किस लिए था? गांधी इरविन समझौते को ही दिल्ली समझौता कहा जाता है। इसी को क्या करना था, मंजूरी देना था। तो 31 मार्च 1931 तक ये आपका कराची अधिवेशन हुआ था। 26 से 31 मार्च 1931 को ये अधिवेशन हुआ था वल्लभ भाई पटेल की। इसमें पहली बार फंडामेंटल राइट के बारे में बात की गई कि भैया हमें मौलिक अधिकार चाहिए, हमें हमारा खुद का संविधान चाहिए, मौलिक अधिकार चाहिए। इसी में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं मर सकता, मेरी विचारधारा नहीं मार सकते हैं। पहली बार पूर्ण स्वराज्य को भी कांग्रेस ने परिभाषित किया था, बताया था कि भाई पूर्ण स्वराज्य क्या होता है। तो कराची अधिवेशन गांधी इरविन समझौते के लिए था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया? ठीक है, तो प्रथम नेता कौन थे आपके? मौलाना मोहम्मद अली। ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जुड़े थे आपके। ठीक है, और प्रथम 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भी गए। ठीक है, गांधी जी भी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए हैं। किंग्सले हॉल में जाकर रुके थे, राजपूताना जहाज से यहाँ से गए थे। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ है। 3 हुए हैं, देखिए, पहला 30, दूसरा 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 32। ध्यान रखना, गांधी इसमें गए, कांग्रेस केवल इसमें गई, बाकी BR अम्बेडकर तीनों में सम्मिलित हुए हैं। ठीक है, तो किंग्सले हॉल पे जो है गांधी जो है SS राजपूताना जहाज था, वहां उसी जहाज से लंदन गए थे और वापस आए थे किंग्सले हॉल पे, वहीं पे रुके गए थे लंदन। निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया गया? हाँ, सभी लोग इत्मीनान से कर रहे हैं ना, आराम से करते जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन में कोई दिक्कत तो नहीं आती ना? कोई दिक्कत नहीं। कल एक पता नहीं कौन आदित्य मिश्रा था, उसने कुछ ऐसे आपत्तिजनक कमेंट कर दिया था, बाकी चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो लोग ब्लॉक हो जाएंगे जो उनसे, कुछ लोग आ जाते हैं। निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन मैंने आपको बताया, इसमें गांधी जी हुए थे कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर। ये एक आपका 1932 के बाद आपका कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई, रमजे मैकडोनाल्ड ने किया। किसने किया? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, विभिन्न संप्रदाय और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात कही इसने, वही पृथक निर्वाचक मंडल बनेगा। 16 अगस्त 1932 को 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक निर्णय दिया गया, सांप्रदायिक पंचायत की बात। गांधी जी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? ठीक है, तो गांधी जी का पहला यही कम्युनल अवार्ड के समय गांधी जी ने, जब कम्युनल अवार्ड आया था इसमें था कि हिंदुओं में और दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल बनेगा। गांधी जी जेल में थे, यरवदा जेल में उस समय, क्योंकि जैसे ही वापस लौटे थे गांधी जी की मांगे तो पूरी नहीं हुई। गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को गिरफ्तार अलग कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू कर दिया। जब फिर से शुरू किया तो गांधी जी को जेल में डाल दिया गया और यहीं पे यरवदा जेल पे ही उन्होंने आमरण अनशन चालू कर दिया। तो इसी आमरण अनशन में जो है जो कम्युनल अवार्ड आया था, इसी में फिर पहुंच गए तुरंत ही अम्बेडकर जी। भैया क्या कर रहे हो? 24 सितंबर 1932 को गांधी और अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ, जिसमें यह माना गया कि भैया दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल नहीं होगा, दलितों की सीटें आपकी बढ़ा दी जाएंगी, रिजर्वेशन रहेगा उनको और सभी लोग वोट देंगे उनको। ठीक है, तो पूना पैक्ट आपका हुआ, ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने फिर 2 दिन बाद 26 सितंबर को गांधी जी ने अपना अनशन खत्म कर दिया। आमरण अनशन मतलब होता है मृत्यु तक अनशन। ठीक है, तो पहला आमरण अनशन क्लियर हो गया। गांधी जी का कब हुआ? ठीक, अगला चलते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहां पे हुई? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहां पे हुई? पटना। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक आपकी पटना में हुई। नेक्स्ट अगला है
निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का नेता था? मतलब कांग्रेस समाजवादी दल, यही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को ही समाजवादी दल कहते हैं। देखो इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। इसके नेता का नाम है, इसमें दो लोग थे संस्थापक, जयप्रकाश नारायण और दूसरे आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश जेपी थे, दो लोगों ने मिलकर के इसको बनाया था और इससे कई सारे लोग जुड़े हुए थे। राम मनोहर लोहिया का नाम आपने सुना होगा, इसी से जुड़े हुए थे समाजवादी पार्टी से। इसके अलावा पुरुषोत्तम दास हैं, यूसुफ मेहर अली हैं, गंगा शरण सिंह हैं, कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं, अशोक मेहता है, ये सारे लोग इससे जुड़े हुए थे। तो इसमें आचार्य नरेंद्र देव और जेपी दो फाउंडर थे कांग्रेस समाजवादी दल के। 1934 में बना था, ध्यान रखिएगा इसको लेकर के क्वेश्चन। 1937 में विधानसभा चुनाव हुए थे और नेशनल कांग्रेस को किन किन प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, उसके तहत चुनाव कराए गए भारत में। चुनाव कराने पे 5 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत, जहां पूरा बहुमत। एक तो मद्रास था, ठीक है, मद्रास के अलावा 5 प्रांतों में पूरा मिला है। मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत आपका एमपी था, संयुक्त प्रांत आपका यूपी था, ठीक है, और उड़ीसा। 5 प्रांतों में इनको स्पष्ट मिला है। क्लियर है, स्पष्ट है। अब इसके अलावा बाकी जो है कई जगहों पे सबसे बड़े दल के तौर पे, जैसे बंबई में, असम में और उत्तर पश्चिमी प्रांत में, 3 प्रांतों में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे, मतलब स्पष्ट बहुमत नहीं था। यदि गठबंधन सरकार बन सकती थी, बंबई, ठीक है, असम, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, इसमें सबसे बड़ी पार्टी थी ये, ठीक है, कांग्रेस। 5 में पूर्ण बहुमत, ये दिमाग उठाए, क्वेश्चन पूछता है कई बार और फिर सबसे बड़ा गड़बड़ होता है। अच्छा, सरकार कहाँ कहाँ बनाई इन्होंने? सरकार 6 प्रांतों में बनाई, 6 जगह ही सरकार बनी, 2 जगह मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई, 6 जगह। एक तो यहाँ तो इनकी बनी गई पूरी तरीके से, ठीक है, बिहार में, संयुक्त प्रांत में, मध्य प्रांत में, मद्रास में और उड़ीसा में, इसमें स्पष्ट बहुमत से सरकार बन गई इनकी। बाद में इन्होंने गठबंधन करके बंबई में भी सरकार बना ली, तो सरकार इतनी जगहों में बनाई गई। असम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में इनकी सरकारें नहीं बनी, ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में कांग्रेस मंत्रिमंडल कार्यकाल 28 महीने तक रहे। इसके बाद क्या हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया 1939 में, और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को, हाँ, जबरदस्ती भारत को भी कि भैया ये भी द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहा है, भारत भी। बताओ कितनी बड़ी आफत थी, ना हम युद्ध लड़ रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, हमें भी कर रहे हैं, ये भी युद्ध में सम्मिलित है। सोचो कितनी बड़ी आफत हो जाती है ना। प्रथम विश्व युद्ध हम लड़े हैं, आपको शायद पता हो, भारत की सेना गई थी लड़ने, तभी ये बना हुआ है आपका इंडिया गेट। कभी इंडिया गेट जाइए तो वहां पे सैल्यूट मारिए कि भारत प्रथम विश्व युद्ध लड़ा है, उसी में नाम लिखे हुए हैं जितने भी भारत के शहीद थे, ठीक है। तो ये 1939 में जबरदस्ती हमें जोड़ दिए कि ये युद्ध लड़े। बताओ फिर कितना बुरा हालत होता, जर्मनी दल लौट आता तो ऐसे में फिर इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया सभी ने। अरे ये ऐसे नहीं होगा, सब ने त्यागपत्र दे दिया। 22 अक्टूबर 1939 को सभी मंत्रिमंडलों से इस्तीफा दे दिया गया। क्या बस के तो 5 मिनट की क्लास होनी चाहिए, प्रेशर है, वही स्टूडेंट, ठीक है। तो 28 महीने का जो है आपका ये जो है आपका 28 महीने चली थी सरकार, और मुस्लिम लीग ने कहा बढ़िया हुआ, इसी बहाने कम से कम सब तो इन्होंने मुक्ति दिवस मनाया कि भारत को मुक्ति मिल गई। मुक्ति दिवस के तौर पे इसको मुस्लिम लीग ने मनाया, जो सार्वजनिक इस्तीफा था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? ये हुए थे आपके पट्टाभी सीतारामैया। कौन हुए थे? पट्टाभी सीतारामैया। कांग्रेस ने हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में 1938 में सुभाष चंद्र बोस को पहले चुना था, फिर 1938 के बाद जो है पट्टाभी सीतारामैया के बारे में आपको पता है कि ये पर्सन कौन थे, माफ करिएगा यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये 1939 की कहानी है। 1938 में हरिपुरा में सुभाष थे, 1939 में सुभाष वर्सेस पट्टाभी, पट्टाभी पराजित हो गए, गांधी जी का समर्थन था इनको, तो गांधी जी ने कहा पट्टाभी की हार मेरी हार है,
ठीक है। इसके बाद त्रिपुरी संकट पैदा हो गया और ये निकल गए यहाँ से। सुभाष ने कहा ये नहीं। अब आप देखिए यहाँ पे सुभाष की लोकप्रियता बढ़ गई थी। सुभाष मोस्ट लोकप्रिय व्यक्ति थे। सुभाष मोस्ट एजुकेटेड पर्सन थे, उतना एजुकेटेड नहीं था कोई। तभी आप फॉरगेटन हीरो सुभाष देखोगे तो उनकी काबिलियत दिखाई देगी। जो व्यक्ति जर्मनी जाकर के सरकार बना ले, जो जाकर के जापान जाके सरकार बना ले और भारत को पूरा एक पैरेलल गवर्नमेंट बना के पूरी फौज बनाकर भारत के ऊपर चढ़ाई कर रहा है अंग्रेजों के ऊपर, तो ये एक बहुत बड़ी नेक्स्ट लेवल डिप्लोमेट थे। जो हिटलर से जाके डिप्लोमेसी कर ले, जो जापान से जाके डिप्लोमेसी कर ले, उनकी मतलब वो चाहते हैं कि देश को, देखो उनका भी उद्देश्य वही था कि भारत के इतने जल्दी से जल्दी आजाद हो, और उन्होंने माध्यम दूसरा चुना। तो देखा जाए तो गांधी से ज्यादा लोकप्रिय सुभाष हो चुके थे। नेक्स्ट है एक बटलर कमेटी को लेकर क्वेश्चन पूछता है कि 1927 में बटलर कमेटी बनाई गई थी, इसका मतलब क्या है। देखिए ये आपका बटलर कमेटी बनाई गई थी देसी रियासतों के मध्य संबंध सुधारने के लिए। ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों को, इसको देसी रियासत समिति भी कहा जाता है बटलर कमेटी को। ये पूछा जाता है तो आपको इसमें गड़बड़ नहीं करना। मतलब ये बनाई गई थी कि देसी रियासतों और भारतीयों के बीच में संबंधों की जांच की जाए, उस जांच को लेकर के आपकी ये बनाई गई। नेक्स्ट है ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब किया गया था। तो ये गठन 1927 में आपका किया गया था। ऑल इंडिया यानी अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का गठन आपका ये किया गया था। ठीक है, बलवंत राय मेहता, मणिक्लाल कोठारी, ये सारे लोग इसमें जुड़े हुए थे। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया कि भैया पाकिस्तान शब्द को लेकर। इसमें ये नाम आता है चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों के द्वारा ये नाम लिया गया। ठीक है, पहली बार पाकिस्तान शब्द के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था रहमत अली, उसके द्वारा एक पत्र लिखा गया था। उस पत्र का नाम था नाउ एंड नेवर, नाउ और नेवर। उसमें पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया। सबसे पहले विचार देने वाले व्यक्ति ये है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया। कवि व राजनीतिक चिंतक थे ये आपके। 1930 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग इलाहाबाद अधिवेशन में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि अलग राज्य होना चाहिए, अलग देश ही होना चाहिए मुसलमानों के लिए। तो पाकिस्तान शब्द रहमत अली ने दिया, पाकिस्तान देश होगा ये पहली बात मोहम्मद इकबाल ने कहा। ठीक है, इसके बाद नेतृत्व किसने किया। नेतृत्व करता ये था आपको पता है अली जिन्ना जो है ये हिंदू था। ये शायद बहुत कम लोगों को पता है। मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू था, इसकी माँ हिंदू थी। ठीक है, अब इसके बारे में किस दिन इसका इतिहास में बताऊंगा। अब ये आप लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा। अब वो जिन्ना के बारे में लोग कम जानते हैं, इसके लिए किस दिन मैं क्लास में इत्मीनान से डिटेल से बताऊंगा, तब के लिए इंतजार करो। ठीक है, ये पूरा फैमिली ये गुजराती था आपका, गुजरात से आते हैं जिन्ना साहब, किसी दिन चर्चा करेंगे। तो 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर अधिवेशन किया गया था और उस लाहौर अधिवेशन में उसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई। और इस अधिवेशन में देखो सबको अपने आप को चमकाना होता है, सीधी सी बात है। और चमकाने में इसने प्रॉमिस कर दिया कि पाकिस्तान देंगे और चमक में सब फिर जुड़ते चले गए। ठीक है, इसके बारे में इनकी माँ जो है हिंदू थी। हाँ, मैं जल्दी इसके बारे में जिन्ना के बारे में आप खोल के अब इस कुछ नहीं करना, गूगल कर लेना, इनका परिवार देखना कौन था, फैमिली कौन थी, ये कौन थे। और ये अपने आप को मुस्लिम कभी मानते भी नहीं थे। ठीक है, बाद में इसमें डिस्कशन किस दिन करेंगे। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया। ठीक है, पहले सत्याग्रही आपको मैंने पढ़ाया भी है क्लास में, विनोबा भावे को चुना गया। दूसरे आपके कौन थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त। ठीक है, दिल्ली चलो आंदोलन आपका ये 1940 में अगस्त प्रस्ताव के खिलाफ चालू हुआ था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आपका स्टार्ट किया गया था 17 अक्टूबर 1940 को, विनोबा भावे जो है उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन कब आया भारत, 1942 में। किस लिए आया, क्योंकि जापान लगातार पावरफुल हो रहा था। तो जापान की पावर देखते हुए उनको लगा कि भैया भारत को सम्मिलित करो, जल्दी से लाओ भारत को ले आएंगे तो इधर से जापान में फौज भेज देंगे तुरंत, 2 मिनट लगेगा। तो अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने भारत को स्वतंत्र, सब ने कहा, अमेरिका ने कहा, ऑस्ट्रेलिया ने कहा, चीन ने कहा भारत को स्वतंत्र कर दो तुम लोग। तो फिर ये लोग बोले कि रुक जाओ भाई, ब्रिटेन के ऊपर दबाव पड़ा कि जापान नहीं खा जाए, क्योंकि जापान ने चीन को भी कब्जा लिया था।
शायद आपको पता हो कि चीन कुछ नहीं थे जापान के आगे एक समय। चीन को, रूस को, ये सब को कुचल, वियतनाम, ये जितने देश आपके आसियान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सब उसी के कब्जे में थे, जापान। और यहाँ तक अमेरिका, हवाई तक पहुंच गया जापान इतनी बड़ी पावर था द्वितीय विश्व युद्ध में। तो जब इसके ऊपर दबाव बढ़ने लगा तो इन्होंने कहा भैया हम एक आदमी भेजते हैं, स्टेपर्ड क्रिप्स को भेजा इन्होंने। तो आकर के यहाँ पे बातचीत किया, लेकिन इसकी बात गली नहीं। इसने कहा हम आपको औपनिवेशिक दर्जा देंगे। गांधी ने कहा बहुत पहले मांगे थे, अब नहीं मांग रहे। 1929 में तो हमने बदल दिया अपना पूरा मूड, अब हमने कहा पूरा आजादी लेंगे, औपनिवेशिक दर्जा नहीं चाहिए हमें। पोस्ट डेटेड चेक है ये, है ना, ऐसा हमें। तो ये पूरी तरीके से क्रिप्स। इसके बाद गांधी ने राजनीतिक फिरौती किसके द्वारा बोलेगा कि गांधी जी राजनीतिक फिरौती कर रहे हैं। ये लॉर्ड लिनलिथगो था इस समय, जब अगस्त प्रस्ताव आया था, लॉर्ड लिनलिथगो। तो गांधी जी के आंदोलनों को इसने राजनीतिक फिरौती बोली। ठीक है, ये सबसे ज्यादा लंबा रहा है, 1936 से 1943 तक भारत में था। भारत छोड़ो आंदोलन भी इसी के टाइम पीरियड पे हुआ है, सबसे ज्यादा यही झेला है गांधी जी को। ठीक है, ये हाँ, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी यही था। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के निमित्त में किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। ठीक है, ये नाम बड़ा फेमस है और आपको पता होना चाहिए। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उषा मेहता एक लेडी थी, इनके द्वारा जो है कई सारी जगहों पर जो है नियमित रेडियो का प्रशासन वो किया गया। इसमें राम मनोहर लोहिया भी जुड़े हुए थे, है ना, राम मनोहर लोहिया, जेपी, ये सब लोग जुड़े गए। ठीक है, तो इसमें नाम आता है उषा मेहता का। ठीक है, कांग्रेस रेडियो का प्रसारण, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, जेपी, ये सब थे आपके। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के समय उनके समय थे, इनका नाम था आपका लुई फिशर। बेब मिलर आपके सविनय नवज्ञा के टाइम पीरियड पे थे। ठीक है, लुई फिशर महात्मा गांधी के जीवनीकार भी हैं और इनके साथ भी रहे, अमेरिका के पत्रकार थे ये। और इन्होंने पूरा का पूरा जो है भारत छोड़ो आंदोलन क्या किया था, कवर किया था। ठीक है, बेब मिलर आपके सविनय नवज्ञा के टाइम पे थे। नेक्स्ट है आपके राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके उन्हें कहां भेजा गया। देखिए, जैसे ही आपका भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ उसके बाद सबको बंदी बना लिया गया। ठीक है, गांधी जी को आगा खां पैलेस भेज दिया गया, गांधी जी और सरोजिनी नायडू दोनों को पूना में भेज दिया गया, आगा खां वहां पे नजरबंद कर दिया गया। इसके बाद इनको पकड़ लिया गया, जवाहरलाल नेहरू को, और इनको भी जो है आपका अहमदनगर के किले में भेज दिया गया था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी जो थे आपके, इनको कहां भेजा गया, इनको भेजा गया बांकीपुर जेल, बांकीपुर जेल में भेज दिया गया। ठीक है, तो अलग अलग सबको भेज दिया गया। ठीक है, नेहरू, अबुल कलाम आजाद, गोविंद बल्लभ पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, पट्टाभी सीतारमैया, सैयद महमूद, आजाद कृपलानी, सबको अहमदनगर के जिले में। तो नेहरू ने वहीं पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख डाली। ठीक है, नेक्स्ट, आईएनए का मानसिक पुत्र था, मतलब ये जो आपकी एक वो बनी थी, क्या नाम है, आजाद हिंद फौज, ये किसके द्वारा बनाई गई थी। इसमें दो लोगों के नाम आते हैं, दोनों नाम ध्यान रखिएगा आप। एक है आईवी फुजीवारा। आईवी फुजीवारा जापानी मेजर थे। ठीक है, जापान के सहयोग से बनी है आपकी, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा नाम आता है ज्ञानी प्रीतम सिंह का। इन दोनों के सहयोग से बनी है आपकी ज्ञानी प्रीतम सिंह और आईजी फुजीवारा। आजाद हिंद फौज के शुरुआती यही आईएनए के क्या थे, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन इन्होंने ही किया है। अब देखो हुआ क्या, मैं सिंपल से आपको थोड़ा सा एक कहानी बताता हूँ। 1941 में उत्तरी मलय वाला जो क्षेत्र था, ठीक है, उत्तरी मलय म्यांमार वाला जो क्षेत्र था, यहां पर कैप्टन मोहन सिंह एक व्यक्ति थे जो कि पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी से को लीड कर रहे थे। उस टुकड़ी के द्वारा जापानी सेना को पराजित कर दिया गया। क्या किया गया, उस टुकड़ी के द्वारा जापानी सेना को पराजित कर दिया गया। ठीक है, अब जब जापानी सेना को इन्होंने पराजित कर दिया, तो पराजित करने के बाद जो है कुछ समय बाद जो है जापान के द्वारा बहुत सारे लोगों ने इनको युद्धबंदी बना लिया। ठीक है, जापान की सेना से ये पराजित हो गए और जापान ने इनको बंदी बना के वहीं पर रख लिया। जब इन्होंने वहां पे बंदी हो गए तो वहीं पर भारतीय सिख थे जिनका नाम था ज्ञानी प्रीतम सिंह। उन्होंने कहा कि ये हमें दे दो, ये जितने भी भारतीयों को बंदी बनाया गया है इनको हम ही दे दो। ये जापान के मित्र हैं, ये तो अंग्रेजों ने भेजा था, हैं तो भारतीय, तो ये जापान के मित्र बन जाएंगे और जापान के साथ लड़ेंगे। ठीक है, तो ज्ञानी प्रीतम सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे जो कि कहां से ऑपरेटेड था आपका, अमेरिका से। तो इन्होंने कहा ये भारत के जापान के दुश्मन नहीं है, तो अंग्रेजों ने भेजा था, तो हैं तो भारतीय। ठीक है, तो ज्ञानी प्रीतम सिंह ने पहली बार जो है उनको लिया। अब उसी समय जापान के मेजर थे आईवाची फुजीवारा।
आइवाची फुजीवारा। ठीक है, इनके द्वारा क्या किया गया, इन्होंने भी, इनको ये बात सही लगी और इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मोहन सिंह के नेतृत्व में हम बना देते हैं। मोहन सिंह को लीडर बना के एक इंडियन नेशनल आर्मी बनाई गई। ठीक है, और ये जापान के साथ जो है जुड़ गई। क्लियर है, स्पष्ट है। तो इसमें दो लोगों ने बनाया था इंडियन नेशनल आर्मी, यानी प्रीतम सिंह, आइवाची फुजीवारा। नेक्स्ट है भारतीय, ये वही है भारतीय राष्ट्रीय सेना, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किस वर्ष की गई, तो इसकी स्थापना का वर्ष था 1942 में इसको बनाया गया। क्लियर है, स्पष्ट है। फिर कहते हैं कि कैप्टन मोहन सिंह इसके जब अध्यक्ष रहे, फिर बीच में कहते हैं थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस के कारण मोहन सिंह इसको रिजॉल्व करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे। तो जब इसको खत्म करना चाहते थे तो राज बिहारी बोस आए, राज बिहारी बोस ने इसकी लीडरशिप ली। बाद में इसी की लीडरशिप दी गई सुभाष चंद्र बोस को और आजाद हिंद फौज बनी है। ठीक है, राज बिहारी बोस के द्वारा, यानी कि 1943 में बोस को दे दिया था सुभाष जी को कि लो आप संभालो, यही आजाद हिंद फौज बनती है। ठीक है, तो आजाद हिंद फौज का जो प्रथम सेनापति था कौन था, कैप्टन मोहन सिंह। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। तो आईजी फुजीवारा ज्ञानी प्रीतम सिंह ने क्या बनाया, इंडियन नेशनल आर्मी। लीडर किसको दिया, मोहन सिंह को। ठीक है, मोहन सिंह के बाद राज बिहारी बोस, राज बिहारी बोस के बाद किसके पास आई। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन का सक्रिय सहयोग दिया, राज बिहारी बोस। राज बिहारी बोस के द्वारा जो है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा है। किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी देश का प्रेमी। हाँ, तो 1938 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, जब 1938 में ये क्या बन गए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे, तब इनको बोला था देश नायक, शांति निकेतन से। और महात्मा गांधी ने इनको बोला देशभक्तों के देशभक्त, देशभक्तों का देशभक्त, सभी देशभक्तों में एक देशभक्त सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये हमारा दुर्भाग्य था, आजादी के बाद ये व्यक्ति रहता तो अलग ही इतिहास होता। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले में पैरवी की है। देखिए, जब 1945 में युद्ध खत्म हो गया और जापान पराजित हो गया, हिरोशिमा नागासाकी हो गया, तो आजाद हिंद फौज के फौजियों के ऊपर क्या चला, मुकदमा चला। तो इसमें कैलाश नाथ काटोजू, तेज बहादुर सप्रू, अरोड़ा आशाफली, जवाहरलाल नेहरू और भूलाजी देसाई, ये सारे थे। ठीक है, फिर से एक बार मैं नाम दे रहा हूं, किसने अध्यक्षता की, तो भूला भाई देसाई की अध्यक्षता में जो है एक पैनल बना वकीलों का, वो इनके साथ लड़े, इनके पक्ष में लड़े। जो आजाद हिंद फौज के सैनिक थे उनको बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़े। कौन कौन थे, कैलाश नाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू, अरोड़ा आसाफ अली, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता जो है की गई सर पी लॉरेंस के द्वारा। ठीक है, पैंथिक लॉरेंस, 3 लोग आए थे, स्टेफर्ड क्रिप्स आया था इसमें, पैंथिक लॉरेंस आया था, ठीक है, और एबी अलेक्जेंडर था। तो पैंथिक लॉरेंस इसको क्या कर रहा था, लीड कर रहा था। ठीक है, भारत सचिव था उस समय का। नेक्स्ट है संविधान सभा, जिसमें भारतीय संविधान का निर्माण का गठन किया गया, तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत बनी है। 1946 में प्लान आपका आया था, इसके तहत ही आपकी ये बनी है। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की, तो अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता आपकी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये अध्यक्षता की है। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया, तो ये पारित किया गया जुलाई 1947 में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, आपको पता है 3 जून को माउंटबेटन योजना आप हुई थी, 3 जून को माउंटबेटन योजना के बाद जुलाई 1947 में आपका पारित हो गया एक्ट, 15 अगस्त को हम हो गए आजाद, 18 जुलाई को यह अधिनियम प्रभावी हो गया था, क्योंकि इसमें जो है साइन किए थे वहां के शासक के द्वारा, राजा के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करने थे, लगभग हो गए इसमें। बाकी अब आप लोगों ने देखिए इंटायर वीडियो पढ़ा है, तो उसमें लगभग काफी सारी टॉपिक सब थे उसमें। इंटायर वीडियो का अनुभव कैसा था? हाँ, एक पूरा टॉपिक, पूरा सब्जेक्ट 12 घंटे में मैंने उसमें कवर कराया है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, अब आगे का जो है आगे भी देखेंगे, कोई ना कोई यदि टॉपिक रहेगा उसमें इसको कवर करेंगे। चलिए।